हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रजत जैन, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, जैसे ही पेपर अपना ऑफिशियल साइट पे आ गया तो हमने ट्राई किया कि जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो सॉल्यूशन पहुंचे कंपाइल करके सारे के सारे। तो चलिए सबसे पहले पेपर 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में लिखा हुआ है कि आईडीएफ से क्वेश्चन है, कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मतलब वही बोल रहा है कि जो भी हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, उन्हीं को कंसीडर करना है। मतलब टेन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 कंसीडर, मतलब कुछ अलग हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बनाना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉस इनवर्स के अंदर चीज़ें हैं, साइन इनवर्स के अंदर या टेन इनवर्स के अंदर चीज़ें हैं। हमें एक बात तो यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रही है कि ये जो भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट, वो अच्छा नहीं लग रहा एज़ कम्पेयर टू टेन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि भाई जो भी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर है उसको हम उस फॉर्मेट में कोशिश करके बदलना ज़रूर चाहेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब एक काम करते हैं कि मान लिया फॉर एग्जांपल, चलो यहीं से चालू कर लेते हैं। इसको मैंने बोल दिया थीटा, है ना। तो थीटा बोलते ही ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई √2 + π², है ना। अब ये निकल आया, तो मैंने अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एंगल थीटा है तो ये हो गया √2 और ये कितना हो जाएगा, √2 + π², और ये जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, राइट। इतनी चीज़ें होने के बाद में अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं भी इसको टेन इनवर्स के फॉर्मेट में लिख लेता हूं, है ना, तो यहाँ से मैं टेन थीटा निकाल लेता हूं। तो टेन थीटा आप निकालोगे तो देखो बहुत अच्छी सी वैल्यू आ रही है π/√2, है ना। और थीटा यहाँ से कितना आ गया, साफ साफ टेन इनवर्स ऑफ π/√2। अब अगर आप जरा गौर फरमाओ तो ये π/√2 है, √2/π है। हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 3/2। अगेन ये थीटा ही है तो थीटा को हम ऐसे लिख देते हैं टेन इनवर्स के फॉर्मेट में। तो हमारे पास ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ π/√2। अगर मान लो मुझे इस आर्ग्यूमेंट को भी चाहता हूँ π/√2 आए, ठीक है, तो मुझे पता है कि टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x में लिख सकता हूँ, बशर्ते तब जब x तुम्हारा पॉजिटिव हो। तो ऑफकोर्स √2/π तो पॉजिटिव है ही, तो कोई लोड नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स ऑफ π/√2। सही है, प्लस अगला क्या बनेगा। अब अगले में हमारे पास देखो इसका काम हो गया, हमारे पास ये चीज़ बची। इसको भी अगर अपन अलग से देखें तो 1/4 तो हमारा इधर आ ही गया, है ना। अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अब देखो हमारी ना जो भी आर्ग्यूमेंट है इधर वाले में वो π/√2 आ चुका है। अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं यहाँ पे भी कुछ π/√2 टाइप से ही बनाऊँ अंदर अंदर, ठीक है। उसके लिए साफ साफ दिख रहा है कि π/√2 बनाने के लिए मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड जब आप लगाओगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 √2/2 1/√2, तो ये आ गया π/√2। सही है, π/√2 ये आ गया, और अंदर अंदर क्या बन गया, 1 + π²/2, या मैं ऐसा बोल दूं कि π/√2 का होल स्क्वायर, बोलो चलेगा। जैसा ही आपने ये लिखा तो आपको तुरंत वो फॉर्मूला चमक जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, साइन ऑफ लेट अस से 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 + tan²x, है ना। ये फॉर्मूला दिखते ही आपका काम बन गया, सही है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो है π/√2 वो मैंने tan थीटा बोला है, तो ये देखो फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan²θ, जिसको अपन sin 2 थीटा बोल सकते हैं। तो मेरे पास में आ गया 1/4 साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, बोलो ये बन के आ गया। अच्छा, एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और क्या देखनी है आपको, वो ये देखनी है कि अगर मैं इसमें से tan इनवर्स π/√2 चुरा लूँ और इसके साथ क्लब कर दूँ तो बेटा वो π/2 बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बनेगा, π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ π/√2, तो एक अलग से आ ही गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट 2 थीटा तो लिख नहीं पाओगे, हमें चेक करना पड़ेगा जो थीटा हमारा एंगल, जो अंदर वाला जो चीज़ है 2 थीटा, वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये t इनवर्स t वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा एस्टिमेट किया कि भाई ये 2 थीटा जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, उसके लिए ऑफकोर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये है ना, तो tan इनवर्स ऑफ π/√2 है। अब जरा सोचो कि अच्छी वैल्यूज़ मैं क्या tan इनवर्स के अंदर आर्ग्यूमेंट डालूं जो अच्छी है और ये किसी दो कंस्ट्रेंट के बीच में फंस भी जाए, है ना, दो वैल्यूज़ के बीच में फंस भी जाए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई लेट अस से मान लो tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आर्ग्यूमेंट भी बढ़ा देता हूँ, है ना। आर्ग्यूमेंट बढ़ाने के लिए ऑफकोर्स मुझे अच्छी वैल्यू के हिसाब से देखूँ
तो पाई अपॉन रूट टू की जो वैल्यू आएगी वो कुछ 3.14 और डिवाइड बाई 1.7, तो कुछ ये 2.2 टाइप से कुछ आ रही होगी लगभग, है ना। तो इससे बड़ी वैल्यू के लिए आपको उसमें √3 डाल देता हूँ इधर, है ना। और ये वैल्यू 2.2 समथिंग आ रही है, और इससे जस्ट छोटी अच्छी वैल्यू लाने के लिए tan इनवर्स 1 लिख लेता हूँ मैं इधर, है ना। तो ये मेरा हो गया कितना, π/4, ये मेरा कितना हो गया थीटा, ये मेरा कितना हो गया π/3। तो अगर 2 थीटा की बात करें तो मेरा ये हो गया 2π/3 और ये हो गया मेरा π/2। तो जो भी है, मान लो लेटर से इसको मैंने t बोला और मैंने इसका ग्राफ बनाया साइन इनवर्स ऑफ साइन t का, ठीक है। y इज इक्वल टू किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन t का ग्राफ बनाया, और ये हमारा क्या है, t एक्सिस है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू पाई माइनस टी बनेगी। ये हमारा पाई होता है, ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा 0 होता है। क्या बनेगी इस लाइन की इक्वेशन, पाई माइनस टी, है ना। तो क्योंकि जो एंगल हमारा t आ रहा है ना, जो भी यहाँ पर t या 2 थीटा बोलना, वो हमारा π/2 से 2π/3 के बीच में है, तो ऑफकोर्स वो π/2 से पाई के बीच में होगा। तो ये लाइन डोमिनेट करेगी, और इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, π/2 तो ये हो ही गया, प्लस tan इनवर्स ऑफ π/√2 तो हमारा ये हो ही गया, प्लस 1/4 हमारा इधर अगेन वो कितना आएगा, पाई माइनस टी, और टी की जगह आप लिख सकते हो 2 थीटा, और थीटा कितना है, tan इनवर्स ऑफ π/√2, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan इनवर्स ऑफ π/√2, और हमारा अच्छा एक यहाँ पे 1/2 छूट गया, तो 1/2 भी आ जाएगा, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, एंड π/4 ये आएगा अपने पास π/2 प्लस π/4, जो कि मिलके बनेगा कितना, 3π/4, ठीक है। तो इसका आंसर ऑफकोर्स राउंड ऑफ करके आपको फिल करना था, तो 3π/4 का जो भी राउंड ऑफ करके आंसर आएगा वो आप फिल कर सकते थे। हालांकि अगर अपन वैसे देखें तो ये अपना आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यार, बोला गया है कि लेट अल्फा भी अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो चलो रूट के अंदर दे रखा तो उसकी चिंता खत्म हो गई, और एक फंक्शन डिफाइन किया R2R में, और जी एक इस तरीके से, और हमसे लिमिट पूछी है x टेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा। तो सबसे पहली बात समझने की है कि कंपोजिट फंक्शन की हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो हमने बता रखा है कि भाई जो अपन फंडामेंटल थ्योरम्स हम लिमिट लिखाते हैं उसमें बता देगा फंक्शन बाहर वाला कंटिन्यूस है इस x टेंडिंग टू अल्फा प्लस पे, और जो कि ऑफकोर्स साइन ऑफ पाई एक्स तो हमेशा ही कंटिन्यूस है, πx/12 हमेशा ही कंटिन्यूस है। तो ये जो लिमिट है वो अंदर चली जाएगी, जी पे लग जाएगी, जी पे लिमिट लगा दो, है ना। तो पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया 2ln ऑफ रूट एक्स माइनस का रूट अल्फा डिवाइड बाई कितना, ln ऑफ e की पावर रूट एक्स माइनस e की पावर रूट अल्फा, सही है। जब अल्फा प्लस डालूंगा तो ऑफकोर्स ये वाली चीज़ जीरो, ये वाली चीज़ भी जीरो बनेगी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बनेगा। तो हम LH रूल लॉपिटल लगा सकते हैं, है ना। लॉपिटल लगाओगे तो बेटा क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस, तो ये हो गया, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो 2/√x माइनस का रूट ऑफ अल्फा इंटू, जब इसको अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल से तो 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स आएगा, क्लियर है। इसका तो जीरो हो जाएगा। अगेन इसका करोगे तो 1/e की पावर रूट एक्स माइनस e की पावर रूट अल्फा, तो ये आ गया। और हमने जब इसका करेंगे चेन रूल से तो इसका तो जीरो, इसका कितना बनेगा, e की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स, ऐसा बनेगा। ये वाली क्वांटिटी इससे कट जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस, अच्छा ये आने के बाद ये तो चला गया ऊपर, तो ट्वाइस ऑफ e की पावर रूट ऑफ x माइनस e की पावर रूट ऑफ अल्फा डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा कितना, e की पावर रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ अल्फा। ये चीज़ बनते ही अगेन फिर हम देखेंगे अल्फा जीरो, तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो, तो 0/0 की इंटीग्रल फॉर्म बन रही है। आप चाहें तो अगेन लॉपिटल लगा लो, या फिर तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड लिमिट आपको दिख जानी चाहिए यहाँ से। तो देखो अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर से मैंने क्या किया, e की पावर रूट अल्फा कॉमन ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ e की पावर रूट ऑफ अल्फा e की पावर रूट ऑफ x माइनस e की पावर रूट ऑफ अल्फा -1, बोलो ये बनेगा। और नीचे मेरे पास रूट एक्स माइनस रूट अल्फा ये रेडी पड़ा हुआ, और e की पावर रूट अल्फा ये पड़ा हुआ, समझ गए। न्यूमरेटर से e की पावर रूट अल्फा कॉमन लिया और कुछ नहीं किया। जैसे ही कॉमन लिया तो हमारे पास e की पावर hx माइनस 1/hx बन गया, और x टेंडिंग टू अल्फा प्लस पे hx जो वो जीरो को जा रहा है, तो बोलो स्टैंडर्ड लिमिट से हम बोल सकते हैं कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 1 होगी, बशर्ते जो बच्चा कुछ फंक्शन है वो भी एक फाइनाइट लिमिट दे रहा हो। तो बिल्कुल दे रहा है ना। सॉरी यहाँ पे हमने
क्या बोला था, x है ये, ठीक है, ये 1 है। अब जब x इक्वल टू अल्फा डालोगे तो कोई इंडेटिव फॉर्म नहीं बननी है, सीधे सीधे कटा के ये 1 ये कट गया ये 2, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू 2। तो जैसे मैंने बोला इसकी लिमिट निकालने का मतलब क्या हो गया कि लिमिट तो अंदर चली गई तो हमारे पास उसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 आ गई, तो हमें f ऑफ 2 निकालना है। f ऑफ 2 का मतलब आप समझते हो कि भैया f ऑफ 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 6, जिसकी वैल्यू आएगी हाफ। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हाफ। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने उस क्वेश्चन दे रखा है इन स्टडी अबाउट पैंडेमिक डाटा ऑफ 900 लोग, ठीक है, 900% का डाटा दे रखा है और इट वाज फाउंड दैट, और हमें यहाँ पे चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो हमने एक काम किया कि वेन डायग्राम बना लेते हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 डिसीज़ के बारे में बात चल रही है, फीवर, कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में बोला गया कि भाई जो ना फीवर और कफ जिनको है वो इतने लोग हैं, मतलब सारा डाटा आपको दे रखा है। तो आगे की बातों बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा अपन जो ग्राउंड लेवल का काम है वो कर लेते हैं। 3 सेट तैयार कर लिए हमने, ठीक है, एक ये हो गया और मान लो तीसरा ये हो गया, ठीक है भाई। 3 सेट हमने ये तैयार कर लिए, जो कि ऑफकोर्स अलग अलग बीमारी को बता रहा होगा। लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ कि फीवर है, इसको कफ बोल देते हैं एंड इसको ब्रीथिंग वाला बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो, सबसे पहली चीज़ है ना, हमेशा हम अंदर से स्टार्ट करते हैं। अंदर से बोले तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर इसकी वैल्यूज़ फिल करेंगे, फिर इधर इधर आएंगे, फिर आगे की चीज़ें होंगी, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, यही प्रोसीजर रहता है, यही सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, 30% है जिनको तीनों के तीनों सिम्टम्स हैं, है ना। अगर तीनों के तीनों सिम्टम्स हैं तो ऑफकोर्स ये वाले जोन में वो जितने भी इस एरिया में पर्सन्स होंगे वो 30 होंगे, तो मैंने उनकी जगह 30 लिख दिया। दूसरी चीज़, अब मुझे चाहिए कि मान लो ये वाला रीज़न, ये वाला रीज़न, ये वाले रीज़न में कितने कितने लोग आ रहे हैं, है ना। तो वो सब निकालने के लिए देखो अपने पास चीज़ें अवेलेबल है। इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ से देखो 330% है जिनको फीवर और कफ है या फिर बोथ है, तो ये हमारे पास ये नंबर ऑफ, मैं अगर आपसे बोलूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कौन कौन से वाले, फीवर यूनियन कफ वाले जो लोग हैं, है ना, वो 330 दे रखे हैं। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, फिर आप बाकी 2 के लिए फटाफट से निकाल लोगे। इसका फॉर्मूला जब ओपन करोगे तो नंबर ऑफ फीवर वाले कितने 190 प्लस कफ वाले कितने 220 माइनस जो दोनों ही हो, ठीक है, वो वाले हमने माइनस करते हैं, फॉर्मूला ही बोलता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन जो कि जिनको फीवर एंड कफ दोनों हैं, ठीक है ना, वो कौन से लोग होंगे, ऑफकोर्स वो इस एरिया में आ रहे होंगे, ठीक है, इस एरिया में आ रहे होंगे। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 0 9 2 11 के 1 हासिल लगी 1 3 और 1 4, 410 में से 330 निकाल दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब ध्यान सुनो, F इंटरसेक्शन C का मतलब हो गया ये पूरा, हाँ भाई यहाँ पे 80 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें से 30 लोग तो ये वाले हट गए, तो ये कितने बचे होंगे, 50 लोग बचे होंगे, नहीं बचे होंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक सेक्शन का वैल्यू फिल करते चले जाना, फिर बाद में जो भी यूज़ होगा अपन निकाल देंगे, सही है। ऐसे ही अगले वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो मैं अब वो लोग निकाल रहा हूँ फटाफट से, है ना, जिनको कफ और ब्रीथिंग है। तो नंबर ऑफ पीपल जिनको कफ एंड ब्रीथिंग है वो कितने आ जाएंगे, जरा सोचो। कफ एंड ब्रीथिंग वाले ये हैं 440, तो 440 में से माइनस कर देता हूँ मैं कौन से लोगों को, 350 को। सही चल रहे हैं अपन, बिल्कुल। तो ये आगे 0 और ये आगे 9, तो कितने लोग हैं, 90। तो 90 लोग ऐसे जिनको कफ एंड ब्रीथिंग है, कफ एंड ब्रीथिंग वाले लोग यहाँ मिलेंगे, है ना। 90 में से 30 चला गया तो ये कितना बच गया भाई, है ना, क्या बोल रहे हैं, 90 में से 30 चला गया तो अपने पास कितना बच गया, 70 बच गया, सॉरी 70 क्यों बच गया यार, क्या कर रहा हूँ, है ना, 60 बच गया, ठीक है। तो 60 लोग तो ये वाले हो गए। ऐसे ही अपन अगर इसको भी निकालें तो इसको भी निकाल सकते हो, ठीक है। बताओ भाई कितना आ जाएगा। ये कौन कौन से, ये ब्रीथिंग और फीवर वाले हैं, मतलब इनका सम करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 9 2 11 और 3 और 1 4, 410 में से हमने कितना निकाल दिया, 340, ठीक है ना, 330 350 340। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है, 11 में से 4 गए तो 70, तो ये आ गया, समझ रहे हो। तो 70 लोग ऐसे हैं जिनको ब्रीथिंग एंड कफ, सॉरी ब्रीथिंग एंड फीवर है। तो ब्रीथिंग एंड फीवर वाले, तो ये वाले कितने हो जाएंगे, 40। अब देखो जैसे बोला फीवर वाले कितने 190, तो 190 लोग ये हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 190 लोगों में से, ठीक है,
190 तो पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं, उसमें से अगर ये वाले लोग हटा दूँ तो मुझे ये वाले लोग मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 90, तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 70 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ फीवर होगा। ऐसे ही कफ वाले कितने हैं? 220 लोग हैं। 220 में से हमने ये निकाल दिया, 6 और 5 11, 11 और 3 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 80 लोग हो जाएंगे। सही है ना? अच्छा, ऐसे ही मैं इधर देख लेता हूँ, 60 और 30 ये निकल गया, है ना? तो अपने पास ये टोटल कितने हैं? ये भी 220 है। ब्रीथिंग वाले टोटल जो है 220 है। 220 में से आप इसको निकाल दो। ठीक है, तो 130 निकल गए, तो ये कितना बचेगा? 90। सही है, 130 निकल गए तो कितना बच जाएगा? 90 बचेगा। तो हमारे पास अब हर एक सेक्शन का जो बंदा है वो निकल है। अगर और टोटल जो है वो 900 लोगों का डाटा है हमारे पास। तो हमारा ये सुपर सेट जो है, सुपर सेट तो क्या क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल जो सेट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 900, क्योंकि हम पूरे उन्हीं के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये सुनो, अब मुझे ऐसे लोग चाहिए जिसको कुछ भी नहीं है, वो ऑफकोर्स इस एरिया में आएंगे, और इस एरिया में आने का मतलब अब इन सब का जोड़ लो आप। इन सबको जोड़ने के लिए देखो, ऐसे अब हर एक वैल्यू मत जोड़ो, आप ये देख लो कि भाई अगर मैं ये जो ब्लू ब्लू वाले सर्कल हैं, है ना, इसके अंदर वाले लोगों की बात करूँ तो ये तो क्या है? ये तो ये है कि भाई जिसको फीवर या कफ है वो सारे लोग, है ना? तो वो सारे लोग का मतलब यही डाटा दे रहा है फीवर और कफ वाला। तो ये तो पूरा का पूरा यहाँ से मिला के समझो 330 हो गया। 330 में से 90 और जोड़ो आप। 330 में अगर आप 90 और जोड़ोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 9 3 भाग 2, 420। तो 420 ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारी है ना? मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 1 डिसीज़। ठीक है, इन लोगों को कम से कम एक बीमारी तो है ही। तो टोटल में से अगर अपन 900 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 480। तो 480 ऐसे लोग होंगे जिनको कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे। इफ अ पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम दीज 900 पर्सन, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ एट मोस्ट 1 सिम्टम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सिम्टम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? या तो कोई सिम्टम ना हो या फिर एक सिम्टम हो एग्जैक्टली। तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनने वाली है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कोई सिम्टम ना हो 480 में से कोई एक चुन लिया तो 480 C1 480। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 420 नहीं आएगा, है ना? वो तो कोई भी हो गए। तो 480 कोई भी बीमारी नहीं है या फिर एग्जैक्टली एक डिसीज़ है। तो अब बोलो आपको इस पार्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इस पार्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हमने ये सारी बातें करी थी। तो आप इनका 40, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल, तो ऑफकोर्स वही 900 लोग हैं, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो 24 या 72, 720 डिवाइड बाई 900, ये से कट गया 9 8 72, 9 धाम ये, तो 0.8 ये आंसर इसका बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना, है ना? सेट थ्योरी पे काफ़ी टाइम बाद जे एडवांस ने कभी एक सवाल इस तरीके से पूछा है ना? बट हाँ ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ किया है ये। तो रिलेटिवली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, इजी टू मॉडरेट के बीच में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा। देखिए भाई, बोला गया है कि यहाँ पे जेड भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, है ना? तो नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट दे रखा है और इसको बोला है कि ये रियल नंबर है। तो लेट अस से अगर मान लो मैंने उसको बोला कि ये कोई हमारा जेड डैश एक नंबर है, ठीक है, और डैश यहाँ पे बस ऐसे ही मैंने कोई बना दिया है ना, कुछ कोई भी इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट होगा वो इसी के बराबर आएगा, है ना? तभी तो जाके जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है वो ज़ीरो बनेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको पता होती है। तो हमने क्या किया, बस यही कर दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस। बट उससे पहले ना एक काम कर ले, हम ट्राई करते हैं कि कम से कम जगह जेड देखें, जिससे कि अपन बार जब लें तो कम से कम जगह वो बार लगे, है ना? तो उसके लिए हमारे पास चीज़ें देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगभग सेम ही सी है। तो हमने क्या एक काम किया कि इसी में जेड डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया 2 - 3z कर दिया प्लस 4z² कर दिया और प्लस का 6z कर दिया और सेपरेट कर दिया। तो आपको पता है कि जब मैं ऐसा लिखूँगा, है ना, तो कुछ कुछ ऐसा ही आ जाएगा 2 - 3z प्लस 4z²। अब ये वाली चीज़ 1 बन जाएगी, तो जेड डैश जो है 1 + 6। अच्छा, मैंने क्या बोला, कम से कम जब देखें अभी भी 3 जगह दिख रही है, तो हमने क्या किया जेड से भी डिवाइड लगा दिया। जेड से डिवाइड लगाते ही हो जाएगा कितना 2/z प्लस 4z - 3। अब आप देख सकते हो कि अब सिर्फ और इससे ज़्यादा कम से कम तुम नहीं कर सकते,
दो ही जगह जेड अपना दिख रहा है। अगली बात मैंने क्या बोला, अगर रियल नंबर है तो जेड डैश का बार जो है वो जेड के बराबर होना चाहिए, सही है, जेड डैश का बार जो है वो जेड के बराबर होना चाहिए। तो जो भी हम ये नंबर हम लिखेंगे ही लिखेंगे, सॉरी जेड डैश, ये नंबर तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब जब इस पे बार लगाएंगे तो इस पे लगाने का मतलब नहीं है, इस पे लगाने का मतलब नहीं है, इस पे लगाने का मतलब है, तो और मतलब जेड बार और यहाँ पे जेड जेड की जगह जेड जेड बार हो जाना है, और -3 तो ऐसा कैसे ही रहेगा। और दोनों को जब बराबर करोगे तो ये 1 1 से कटेगा, 6 6 से उड़ेगा, है ना, फिर ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगी, -3 का, तो अल्टीमेटली ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, है ना। तो मेरे पास 2/z बार प्लस 4 टाइम्स z बार, दिस इज इक्वल टू 2/z प्लस 4z, ऐसा बनना चाहिए, बस ये होना चाहिए, ठीक है। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लिया तो हमारे पास 2, अच्छा 2 से 2 उड़ा दो पहले तो सब जगह से, है ना। अब इस तरफ ले आए तो 1/z बार माइनस 1/z प्लस 2 टाइम्स z बार माइनस z, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। एलसीएम लिया तो z माइनस जेड बार, नीचे कितना आ जाएगा जेड जेड बार प्लस का -2 कॉमन ले लो आप इसमें से, तो z माइनस जेड बार दिस इज इक्वल टू 0। ओवरऑल अगर आप देखो तो z माइनस जेड बार जो है वो कॉमन आ गया, अंदर बनेगा कितना 1/z इंटू जेड बार को आप देख सकते हो मॉड जेड स्क्वायर -2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से z बराबर जेड बार आएगा और दूसरा आएगा कितना मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो आप जरा ध्यान से देखो ये चीज़ तो मना ही कर रखी है, क्योंकि अगर ये करते हो तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो वहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि z एक प्योरली रियल नंबर बन जाएगी, जिसके लिए ऑलरेडी मना कर रखा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5, ये बनेगा आंसर। देखिए भाई बोला गया है कि लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और ये सब दे रखा है, तो हमें बताना है कि इसके कितने रूट है ना, मतलब कितने z इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बेसिकली ये पता करना है। तो आप चाहे तो x प्लस आयोटा वाई रख के भी आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें थोड़ा इजी करने के लिए, जेड बार ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है ना, और ये जेड स्क्वायर भी है, जेड स्क्वायर, तो क्यों ना हम एक तरफ इनको ले आएँ और कॉमन निकालें। तो मैंने क्या किया कि जेड बार उसको इधर लेके आए, तो माइनस का ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये बनेगा 1 प्लस आयोटा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टूल्स रहते हैं कि वन ऑफ द टूल ऑफकोर्स ये भी है कि हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, है ना, क्या बोलते हैं मॉड ले लें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इज इक्वल टू इसका होना ही चाहिए, है ना। तो वहाँ से हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ये आ जाएगा कि भाई जो भी सॉल्यूशन इसके होने वाले हैं उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अगर मॉड लिया तो देखो ये कितना आएगा मॉड जेड बार इंटू 1 माइनस आयोटा का मॉड और जेड स्क्वायर का मॉड, और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का मॉड। तो ऑफकोर्स मॉड जेड बार या मॉड जेड सब बराबर ही होते हैं, तो मॉड जेड हो गया, और ये कितना आ गया √2, ये कितना आ गया मॉड जेड का स्क्वायर, ये कितना आ गया √2 उड़ा दिया, तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो मॉड जेड इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड इक्वल टू 0 तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू 0, है ना, और मॉड जेड इक्वल टू 1 लेते हुए ऑफकोर्स और भी हो सकते हैं, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कितने होंगे, ठीक है। तो मैं अब z इज इक्वल टू, अगर मैं यूलर फॉर्म से जाऊँ इस केस के लिए z इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू 1 के लिए, तो r e की पावर आयोटा थीटा लिखूंगा, r की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e की पावर आयोटा थीटा मेरा ये बन जाएगा, क्लियर है। तो वापस से इस इक्वेशन में मैंने रख दिया इसको, जब मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखूंगा तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ये बन जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू 1 माइनस आयोटा जो है, ठीक है, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो इसका हमें आर्ग्यूमेंट ही निकालना है, आर्ग्यूमेंट कितना आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का π/4, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस का आयोटा π/4, दिस इज इक्वल टू राइट साइड में डालोगे तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 थीटा हो जाएगा, है ना, इंटू e की पावर आयोटा π/4। तो एक काम करते हैं थीटा वाले को एक तरफ और बाकी को एक तरफ करने की करते हैं, तो ये इधर जाएगा तो बनेगा e की पावर आयोटा 3 थीटा, और इधर बनेगा e की पावर माइनस आयोटा इंटू माइनस का π/2, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। इसको जब आप ओपन करोगे, है ना, सिस फॉर्म में, तो ये बनेगा अपने पास कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस π/2, तो 0 हो गया, प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस का π/2। तो आप देख सकते हो कि इसको हमें फिर इसके बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ से आ गया साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से 3 थीटा कितना आ जाएगा
4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 के बराबर होगा, बशर्ते है ना हम n की हर एक वैल्यू नहीं ले सकते। ऑफकोर्स हमें देखना पड़ेगा कि भाई थीटा जो हमारा क्योंकि आर्ग्यूमेंट है तो वो हमारा कहाँ से कहाँ हो सकता है, माइनस पाई से प्लस पाई ओपन। तो जो 3 थीटा है वो हमारा कहाँ से कहाँ हो सकता है, -3 पाई से 3 पाई ओपन। तो जो भी 3 थीटा की वैल्यू इस रेंज में आएगी उतनी ही हमें लेनी होगी। ठीक है, तो मैंने n की वैल्यू सपोज 0 डाली, n इज इक्वल टू 0 डालने मुझे माइनस पाई बाई 2 मिलेगा 3 थीटा की वैल्यू। तो ऑफकोर्स थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, n की वैल्यू मैंने सपोज 1 डाली, 1 डालने पे कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2, है ना, जो कि ऑफकोर्स इसकी रेंज में है अभी भी, है ना, चलेगा बिल्कुल। अगला अगर मैंने n की वैल्यू कितनी डाली, 2 डाली, है ना, 2 डालने पे कितना होगा 8 माइनस 1 7, 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 पाई बाई 2 को आप ऐसे देखो, पाई अलग छोड़ दो, 7/2 करोगे 3.5 आएगा, 3.5 3 को क्रॉस कर गया तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, और आगे की जो वैल्यूज आएंगी वो भी एक्सेप्ट हम नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो इस इंटरवल में नहीं आएगी। अब इधर देख लेते हैं, n इज इक्वल टू मैंने -1 डाला तो माइनस का 5 पाई बाई 2 बनेगा, है ना, और n इज इक्वल टू मैंने कितना माइनस का 2 डाला तो ये कितना आएगा माइनस का 8, माइनस का वो तो माइनस का 9/2, तो ये -3 से भी छोटा हो गया, तो बोलो इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि ये 3 आपको दिख रहे हैं। तो थीटा की ये 3 वैल्यूज, आपको थीटा की 3 वैल्यू आएंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे इधर से और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इधर से, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। देखिए भाई यहाँ पे देखो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं कि L1 L2 से लेके L100 भी एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP विद द कॉमन डिफरेंस D1 एंड W1 से लेके W100 भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ अनदर AP विद द कॉमन डिफरेंस D2। ठीक है, और D1 D2 का जो प्रोडक्ट है वो भी दे रखा है, और I की वैल्यू 1 से लेके 100 तक जा रहे हैं। तो R1 R2 मतलब RI जो है वो रेक्टेंगल है कोई सा भी, उसकी जो लेंथ है वो LI है, विड्थ है WI और एरिया है AI। तो ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं कि जो AI होगा वो हमारे पास LI इंटू WI होने वाला है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि A51 माइनस A50 इतना दे रखा है तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा हम करते चले जाते हैं, है ना। बाकी की जो ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी हमें रास्ते में वो हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम उनका इस्तेमाल भी कर लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास A51 जो है वो कितना आएगा, A51 आ जाएगा कितना, अच्छा A51 बेसिकली क्या होगा, L51 इंटू W51 माइनस L50 इंटू W50, समझ गए, ये बनेगा, और ये हमें दे देखा है 1000। अब ध्यान सुनो, क्योंकि L जो है वो भी AP में है और W वाला जो सीक्वेंस चल रहा है वो भी AP में है, तो मैं क्योंकि L1 D1 D2 वगैरह इस तरह की चीज़ें दे रखी, ठीक है, तो क्यों ना हम इनको पिक्चर में लाने के लिए जनरल फॉर्म से L51 लिखते हैं। तो वो कितना आएगा A प्लस n-1 इंटू डी का D1, ऐसे इसका कितना हो जाएगा A की जगह फर्स्ट टर्म W1 होगा प्लस 50 इंटू D2 माइनस इसका लिखोगे कितना आएगा L1 प्लस 49 D1, और इसका कितना बनेगा W1 प्लस 49 D2, ये आ जाएगा कितना 1000। सही है, ये कितना आ जाएगा 1000। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो और D1 D2 की जो वैल्यू 10 है उसका भी इस्तेमाल कर लो। तो पहली चीज़ तो आप देखो कि जब L1 W1 मल्टीप्लाई होगा तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 50 तो आना ही आना है, और अंदर कितना आएगा L1 D2 प्लस D1 W1, बोलो ये बनेगा। दूसरी बात ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना 50 D1 सॉरी 50 स्क्वायर D1 D2, बोलो ऐसे ही बनेगा ना, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि सेम ही चीज़ आने वाली है ना, आगे यही चीज़ आएगी बट आगे 49 लिखा और माइनस का साइन होगा कहीं होगा, तो बोलो 50 में से एक 49 चला गया तो एक ही बार बचेगा, तो ये बच गया इतना। दूसरा जो 50 का स्क्वायर D1 D2 यहाँ पे माइनस होकर कितना आएगा 49 का स्क्वायर D1 D2, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इंटू D1 D2, दिस इज इक्वल टू 1000। तो देखो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई L1 D2 प्लस D1 W1, दिस इज इक्वल टू 1000 माइनस, अच्छा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से करोगे तो डिफरेंस तो बना गया, सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 99, और 99 इंटू ये इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 10, तो 99
ये आ गया 990, तो इसकी वैल्यू आ गई 10, तो L1D2 प्लस D1W1 ये वैल्यू आ गई 10। तो इसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका भी यूज़ कर लेंगे ऑफकोर्स। ठीक है, अब देखो हमें निकालना बेसिकली ये, तो इसका भी हम ऐसे ही चीज़ें ओपन कर देते हैं जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी थी। तो हम क्या लिखेंगे, L100W100 माइनस L90 W90, ठीक है, दिस इज इक्वल टू निकालना है। तो देखो वही सब कुछ वैसा ही चलेगा, है ना, सब कुछ वैसा ही चलेगा। आप ज़रा ध्यान से देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, आप खुद समझदार हो। हमारे पास ये तो आएगा ही आएगा, ये वाला टर्म तो आएगा ही आएगा, L1D2 प्लस D1W1, बट इसका कोफिशिएंट कितना आएगा वो हम पता कर सकते हैं। और पता करने के लिए ऑफकोर्स आपको पता है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आएगा, वो माइनस और जो यहाँ पे लिखा हुआ वो आएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक टर्म चलो लिख ही देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ जाओगे। ये हो गया 99D1 और ये कितना हो जाएगा W1 प्लस 99D2 माइनस ये आ जाएगा कितना L1 प्लस 89D1 इंटू W1 प्लस 89D2। समझ में आया? बस अब यहाँ पे आप समझ सकते हो चीज़ों को कि भाई अब क्या होने वाला है। तो अब अगले बार L1D2 प्लस D1W1 ये आ गया, क्लियर है? ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, तो 99 में से 89 जाएगा तो इसका कोफिशिएंट आएगा 10। ठीक है, अच्छा उसके बाद में प्लस D1D2 का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, ये निकल के आएगा। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू 10 है, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, प्लस D1D2 कितना 10 है। अच्छा इसकी बताओ, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा, जब आप ऐड करोगे तो 18 के 8 आंसर लगे 1, तो ये आ जाएगा 188। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा 18800 और ये 100 इसमें ऐड हो जाएगा तो 1890, सॉरी 18,900 आंसर इसका बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्योरली मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। देखिए भाई बोला गया है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर इन द क्लोज इंटरवल इतने से इतने में, है ना, फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट, है ना, 0 2 3 4 6 7। तो ये PNC से अपन को इसको करना है। ठीक है ना, अपने पास अब ये बाउंडेशन है कि भाई हमें जो भी नंबर्स तैयार करने हैं वो इसी के बीच में है ना, मतलब वो नंबर जो है ऑफकोर्स 2022 से बड़ा हो या बराबर हो, बट इतना भी ज़्यादा ना हो जाए कि वो 4482 को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ऑफकोर्स। अब देखो इसको करने के लिए क्या है कि 4 डिजिट का बनाना है। ठीक है, 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, इंटीजर बनाना है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ तो है कि मोटा मोटा हमें कुछ चीज़ें तो क्लियर कट दिख जाएंगी कि यार हाँ यार पहले स्थान पे जो फर्स्ट डिजिट अपना है ऑफकोर्स 0 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, बाकी ये 3 2 3 4 तो आ ही सकते हैं। बट हमें बाउंड्री 2 और 4 पे ये देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्टार्टिंग 2 से होने के बावजूद भी ना वो जो नंबर है हमारा 2022 से छोटा रह जाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी देखनी होगी। दूसरी चीज़ हमें ये भी देखनी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि 4 से स्टार्ट वो नंबर हो रहा हो और वो 4482 को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऐसे ब्लाइंड खेल लेता हूँ, मैं इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता हूँ, बट बाद में जो भी मेरे ऐसे केसेस आएंगे उनको मैं सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल दूँगा। तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई हमें किस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो मैंने बोला कि यार इस प्लेस पे आने के लिए ऑफकोर्स 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, और इधर तो कुछ भी। ठीक है, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए ऑफकोर्स 3 तरीके, इस प्लेस को फिल करने के लिए 6, इसको करने के लिए ऑफकोर्स 6, है ना, और इस प्लेस को फिल करने के लिए भी 6। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 इंटू 216, तो 3 6 18 का आंसर लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, तो ये आ गया कितना 648। बट ऑफकोर्स हमने ऐसा बोला कि इस तरह केसेस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो अब ध्यान रख लेते हैं, है ना। हम नंबर ऑफ इंटीजर, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2022 से छोटी होगी, है ना, ऐसे इंटीजर्स को हम रिमूव करेंगे। अब ऐसे इंटीजर कितने आएंगे, तो ऑफकोर्स 2 से स्टार्ट हो उसी के बारे में हम सोचेंगे, है ना। अच्छा 2 से स्टार्ट हो उसी के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। पहली चीज़, अगर मैं बोलूँ कि जो बचे कुछ 3 डिजिट है, इनमें कहीं पे भी अगर मैं एक बार 0 यूज़ करूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 0 यूज़ करूँ, तो वो नंबर मेरा इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। इन सब पे अगर मैं बात करता हूँ तो वो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैंने 0 यूज़ कर लिया, ठीक है,
एक ही बार करना है जीरो यूज़, तो बाकी दो जगह में कहीं जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई ये नंबर्स ही आएंगे, ये डिजिट्स ही आएंगे। आने के बाद ऑफकोर्स ये बात है कि 2022 से बड़ा या बराबर ही रहेगा, है ना, क्योंकि सबसे छोटा नंबर एक बार जीरो यूज़ करके, वो भी यहाँ पे जीरो यूज़ करके, वो यही बनेगा 2022। ठीक है, सबसे छोटा यही बनेगा। बाकी के आगे जितने भी नंबर आने वाले सारे के सारे इससे बड़े होंगे, है ना, तो कुछ भी अगर रख लूँगा तो बड़ा आएगा। तो जीरो यहाँ पे अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो कोई लोड ही नहीं है। ठीक है, अच्छी चीज़। अच्छा, एक चीज़ और, जीरो अगर मान लो मैंने यहाँ के अलावा यहाँ पे कहीं लेके चल दिया, एक ही बार रखा, तब भी कोई लोड नहीं है, तब भी वो अगर दो आया यहाँ पे, जीरो दो आया, क्योंकि जीरो तो दोबारा लेना नहीं है, एग्जैक्टली एक ही बार मैं जीरो यूज़ कर रहा हूँ नंबर बनाते समय, तो यहाँ पे 2 3 जो भी आएगा वो ऑफकोर्स उससे बड़ा ही आएगा, तो उसका भी कोई लोड नहीं। तो कहने का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर एक बार जीरो यूज़ हो रहा है, एग्जैक्टली एक बार जीरो यूज़ हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे के सारे नंबर अपने फेवर में ही आएंगे, उसी इंटरवल के बीच में ही आएंगे। आप समझ गए। अब दिक्कत कहाँ आ सकती है वो देख लेते हैं। 2 से स्टार्ट है, बट जीरो हमने 2 बार यूज़ कर लिया, मान लो हमने 2 बार ऐसे लगातार यूज़ कर लिया जीरो। ठीक है, तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास में कितने ऑप्शन हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 2 बार यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो इस प्लेस को फिल करने आपको जीरो छोड़ देंगे, है ना, बाकी सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, है ना, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 5। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गए, 5। ठीक है, तो इस केस में 5 ऐसे नंबर बने जो कि ऑफकोर्स 2022 से छोटे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह 2 बार जीरो आ गए। एक और चीज़, अगर मान लो मैंने बोला 2 0 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी जीरो ले लिया, यहाँ पे भी जीरो ले लिया, एक नंबर है अगर मैंने ये लिखा है 2020, वो ऑफकोर्स 2022 से छोटा हो जाएगा, तो एक पॉसिबल केस मेरा ये भी बनेगा, समझे, जो कि मुझे माइनस करना होगा। मैंने बोला एग्जैक्टली 2 बार जीरो यूज़ करना है, तो या तो हम लगातार ऐसे यूज़ कर लें, लगातार इधर यूज़ करें तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर आएगा, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसको हम माइनस नहीं कर, हमें ऐसे नंबर ढूंढने जो कि माइनस कर सकें हम। ठीक है ना, तो 2020 बनेगा एक ऐसा नंबर जब हम सेपरेट रखेंगे, है ना, तो एक तो ये आ गया। अब अगर मान लो एग्जैक्टली 3 बार जीरो यूज़ करने, तो वो तो 2000 ही बनेगा, वो एक नंबर बनेगा। तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए, 5 और 2 7, तो 7 नंबर, 7 इंटीजर जो हैं इसमें एक्स्ट्रा चले गए, जो कि हमारे फेवर में नहीं है, तो इनको माइनस करेंगे। प्लस दूसरी चीज़, है ना, अब हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं, नंबर्स के लिख सकते हो नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जो कि कितना 4 4 82 से बड़े हो गए, ऐसे नंबर्स को हम हटाने वाले हैं। 4482 से बड़े हो गए, है ना। अब ऐसे कितने नंबर आएंगे वो सोचो। उसके लिए हमने बोला कि यहाँ पे 4 से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मैंने चलो 4 से स्टार्ट तो कर दिया, आगे के जो 3 डिजिट आने वाले हैं उसमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बचेंगे जब मुझे नंबर 44 82 से बड़ा करना होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे ऑफकोर्स 0 2 3 तो नहीं लेना, है ना। 4 भी अगर आप लेते हो, है ना, लेटर से आपने 4 भी लिया, तब भी मैक्स टू मैक्स करने के लिए यहाँ 7 लेना पड़ेगा, तो वो भी फिर इससे छोटा ही रह जाएगा, तो वो भी अपने फेवर में नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे 4 भी ले नहीं सकते, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचते हैं, क्या क्या, एक तो 6 ले लो या फिर 7 ले लो। तो ये 2 ऑप्शन इसके, बाकी यहाँ कुछ भी लो आप जो मन पड़े, 6, यहाँ पे भी आप कुछ लो जो मन पड़े, 6 6 दूनी 6 36 दूनी 72, तो 72 नंबर हमारे ऐसे बनेंगे जो कि 44 82 से बड़े होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा या रिक्वायर्ड नंबर्स बनेंगे इंटीजर जो कि इस इंटरवल बनेंगे, वो हो जाएंगे 648 माइनस 72 प्लस 72 प्लस 7 79 माइनस कर दो, तो कितना आ गया 9। ठीक है, और ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 5। सही है, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 569, ये बनेगा आंसर। तो ये थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन, वैसे है तो रेगुलर टाइप से ही, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, इसे बोला गया है लेट ए बी सी व ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू 1, ए सी इज इक्वल टू 3 एंड बी ए सी इज इक्वल टू π/2 इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ग्रेटर देन, ठीक है, इस तरीके से बोला है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो हमारा किस पे है, वो ए पे है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो गया। उसके बाद ए बी ले लो, चलो इधर ए सी इधर ले लिया, ए बी कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है 3 दे रखा है। बोला गया एक सर्कल जो कि ए बी और ए सी को टच करे,
ठीक है, एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल। तो देखो सर्कम सर्कल मतलब इसका सर्कम सर्कल हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, और एक सर्कल और लेके आना है जो कि किसको किसको इन दोनों साइड्स को टच करे, ठीक है, प्लस इस सर्कल को भी टच करे, ठीक है। तो बना देते हैं फटाफट से, देखे जरा, ठीक है, थोड़ा सा रेडियस छोटा करना पड़ेगा इसका। क्लियर है, कुछ इस तरीके का ये सर्कल बन जाएगा जो कि हमारा सर्कम सर्कल को भी टच कर रहा है और इन दो एडजेसेंट साइड को भी टच कर रहा है ना। तो देखो भाई क्या क्या होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। अब देखो हमें रेडियस निकालनी है इस पिंक वाले सर्कल की, है ना, यही क्वेश्चन है। अब रेडियस तुम चाहे कहीं पे भी निकालो, कहीं पे भी निकालने मतलब कार्टेशियन प्लेन में ये जो पूरा सेटअप है वो कहीं पे बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। आपकी रेडियस तो सेम ही आएगी। उठा के आप मान लो लेट से कि अगर मैं बोलता हूँ शिफ्ट करके इसको 0,0 पे ले आया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको लेके आ रहे हैं बेसिकली वन क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। इससे हमारे लिए थोड़ी चीज़ आसान हो जाएगी। हम ये करते हैं जनरली सीट के क्वेश्चंस में, डीबीबी क्वेश्चन में, थ्योरी में भी हम बताते हैं ये चीज़ है कि भाई आपके पास में अगर चीज़ें जटिल हो रही हैं, है ना, एसओटी की ट्रायंगल वगैरह में, ज्योमेट्री वगैरह में, तो आप चाहें तो उसको इधर लेके आ सकते हैं, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे एरिया जो भी आना होगा एक्चुअल वो चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज नहीं होगी। तो जब ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 0,0 ये बना, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,1, ठीक है। अब हमें इस सर्कल की कंडीशन लगानी है कि भाई इन सबको टच करें। तो मान लो इस सर्कल का जो सेंटर है पिंक कलर का, है ना, इसको मैंने चलो डी बोल दिया। अच्छा, अब इसको अगर ये टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि क्या बोलते हैं ऐसे रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये सेंटर बनेगा, है ना, ये हमारा सेंटर बन जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चीज़ें हैं। तो ये जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये वाला जो होगा टच कर रहा है तो ऑफकोर्स इसकी रेडियस में आर बोलता हूँ, स्मॉल आर, तो ये भी आर होगा, है ना, और ये भी आर होगा। तो इसके सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा R, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने जैसे ही ये लिखा R, इस सर्कल का सेंटर है, तो हमने एक दो बातें तो कर दी कि वो AB और AC मतलब एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल। अब हमें बस एक काम ये करना है कि ये इसको भी टच कर जाए, ठीक है। उसके लिए दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा देखो, इसका जो सेंटर आएगा कौन सा सर्कम सर्कल का जो सेंटर आएगा दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, वो ये बनेगा। अच्छा, और एक और मज़े की बात ये है कि आपको पता ही है ये एंगल 90 है और ये सर्कम सर्कल है, तो ऑफकोर्स ये जो ABC है वो ग्रीन वाले सर्कल का डायमीटर बोला जाएगा, और डायमीटर बोला जाएगा तो इसका इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमारा सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो कि बने कितना 3/2, 1/2, सही है। दूसरी चीज़ रेडियस भी अगर आपको निकालनी है तो रेडियस भी निकाल सकते हो। बोलो कैपिटल R कितना हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। कैपिटल R मतलब इस वाले सर्कल की रेडियस की बात कर रहे हैं, वो चाहे आप तो फॉर्मूले से लगा सकते हो ABC/4 डेल्टा। बाकी डायमीटर जो है वो BC है, उसका आधा भी यही होगा, और BC निकाल सकते हो आप, कितना आएगा 9 + 1 10 √10/2, √10/2 मतलब ये लिख सकते हो √, ऐसा। तो कैपिटल R निकल आया। स्मॉल r, अब देखो स्मॉल r तुम्हारे पास ये इतना है, कैपिटल R इतना है, तो कैपिटल R में से अगर स्मॉल r सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है उसके बराबर होनी चाहिए, वही हम करने जा रहे हैं। तो कैपिटल R हमारे पास कितना है √5/2 माइनस स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू उन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, जो कि कितना बनेगा R - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस R - 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू बड़ी वाली रेडियस माइनस छोटी वाली रेडियस। सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करी तो ये आएगा कितना 5/2 प्लस R², दिस इज इक्वल टू R², इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा तो 2R² प्लस 9/4 और 1/4 मिलकर हो जाएगा कितना 10/4, और यहाँ आएगा कितना माइनस का 3R और माइनस का R, और इधर मैंने स्क्वायरिंग करी थी, एक चीज़ मिस होगी। जब इधर भी स्क्वायर करोगे ना आप, तो इधर होल स्क्वायर करोगे तो एक तो 5/2 आएगा
प्लस आर स्क्वायर आएगा और माइनस का ट्वाइस 2r है ना। तो मैं अगर लिखूँ उसको मिला जुला के तो ये आएगा √10r, सही है ना। ठीक है, माइनस का 2a भी करोगे ना तो वहाँ से ये चीज़ अपनी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, 10/r और 5/2 तो बराबर ही होते हैं, तो ये तो कट गया। माइनस का 4r, तो ये देखो ये, अच्छा ये r स्क्वायर तो इधर हो गया r स्क्वायर, इधर कितना आ गया 4r माइनस का √10r, r उड़ा दिया तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस √10। तो ये हमारा आंसर बनेगा। आपके पास समझ में आ गई, 4 माइनस √10 इज़ द आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये भी। थोड़ा सा बस अपन को ये वाला चीज़ पता होना चाहिए कि भाई जब भी अपने को थोड़ा क्वेश्चन इजी बनाना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके आ सकते हैं। चलिए, है ना, बाकी के क्वेश्चंस भी आप देखें। हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। हर साल की तरह ये जेडवास का पैटर्न ही चलता आ रहा है कि जितने भी मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो टफ डालते ही आ रहा है। आपने देखा ही होगा ना, सिंगल करेक्ट मैंने देखा और फिर मैंने मल्टी करेक्ट वाले देखे यार, इतने ज़्यादा डिफरेंस दे रखा था ना लेवल का। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। चलो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना कि 1 से लेके ई तक लोग ई बेस एक्स पावर 1/2 और यहाँ पे नीचे एक्स भी दिया हुआ है और यहाँ पे पावर 3/2 दिया हुआ है। यार इतना चीज़ देखती ही है ना, 3/2 है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 पावर बनेगा, फिर लोग को करेंगे तो x बनेगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको t मानता हूँ ना तो ये पूरा का पूरा बन के आ जाएगा। माइंड में क्लिक किया ना आपके, तो क्लिक किया तो इसको लिख देते हैं। तो ये अपन ऐसे कर देते हैं कि log e बेस x होल पावर 3/2, इसको मैंने t पुट कर दिया। t पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करो, 3/2 बाहर आएगा और log का पावर कितना बनेगा 1/2, है ना। और इनटू में log का कितना बन जाएगा 1/x, मतलब x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। अपने पास इतना चीज है, अपने पास इतना चीज है, तो इसको उस साइड में ले जाके क्या बोल देंगे 2/3 बोल देंगे। ये बन के आ जाएगा 2/3 बन के आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा ना, इतने को मिला के अपने लिख दिया dt, ऊपर आ गया dt, नीचे क्या आ जाएगा ना बेटा ये a माइनस का t का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, लिमिट भी चेंज करेंगे, x का वैल्यू जब 1 होगा ना तो लोग t का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू जब e होगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 0 से लेके 1 तक हो गया, है ना। और a क्या ना, a कांस्टेंट दिया हुआ है, यस a आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, a कांस्टेंट दिया हुआ है तो सिंपल हो गया आपके पास, है ना। 1/x² टाइप में लगा देंगे तो 1/x² टाइप का कितना आ जाएगा ना, माइनस का 1/a माइनस का t, ठीक है। ये बन के आ जाएगा, क्योंकि पावर को ऊपर लेके गया मैं a माइनस टी का होल पावर -2, तो -2 + 1 करेंगे, -2 + 1 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ना, ऊपर पावर बचेगा -1, नीचे बचेगा -1, ठीक है। 1 - 19 से 12 है तो ये +1 बन गया, ठीक है। और लिमिट पुट करेंगे इसमें 0 से लेके 1 तक, और इंटू में 2/3 है ही, इक्वल टू में 1, तो ये आ गया 2/3 को रखा अपन ने बाहर, 2/3 को रखा अपन ने बाहर बेटा, और ये क्या बन जाएगा ना, पहले 1 पुट करेंगे तो a - 1 आएगा, है ना, मतलब छोटा सा लिख देते हैं, 1/a - 1 आया, माइनस अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 1/a आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा ना, ये a माइनस का a + 1 डिवाइडेड बाई में a² माइनस का a इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट, तो ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ना, 3a² माइनस का 3a, है ना, इक्वल टू में 2, तो यह माइनस का 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये चीज़ बन के आया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस में स्क्वायर रूट में 9 प्लस में आपका कितना आ जाएगा 624 बाई में 6, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस में ये कितना आ जाएगा यार 33, तो ये तो आपका रूट का 33 बाई का 6, कहने का मतलब स्क्वायर रूट बचेगा, स्क्वायर रूट बचेगा तो इरेशनल वैल्यूज आएगा। नो ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में तो क्या दिया हुआ यार -∞ से लेके 0 तक, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है,
क्योंकि 3 प्लस कोई वैल्यू बनेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एन इंटीजर ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, एक इंटीजर बोल रहा है, इंटीजर तो नहीं बन पाएगा यार क्योंकि डिवाइड करेंगे तो, ये गलत है। एन इरेशनल नंबर ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, ये सही है। मोर देन ए वैल्यू सेटिस्फाई, यस ये भी सही है। तो सी एंड डी अपने इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन तो बनने लायक था, ये वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा इजी लगा बाकी के कंपेयर में। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज तो था ही यार, बाकी बनने लायक तो था। लेट A1 A2 A3 बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ A1 इक्वल टू 7। फर्स्ट टर्म आपको 7 दिया हुआ बेटा एंड कॉमन डिफरेंस D मान लो वो 8 दिया हुआ है। लेट T1 T2 T3 बी सच दैट T1 इक्वल टू 3। ओके, पहला चीज अगर मैं ये जो AP दिया हुआ है इसको अगर अपन स्मॉल an से डिनोट करें तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, an को 8 अगर कॉमन डिफरेंस है तो 8n कर दिया और n की वो वैल्यू 1 पुट की तो 8 आना चाहिए, 7 तो माइनस का 1 कर दिया, तो ये अपन ने an निकाल लिया, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में ये an है 8n माइनस 1, ये किसके बराबर दिया हुआ है ना, ये बराबर दिया हुआ आपको पास में tn प्लस 1, मतलब एक इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है tn प्लस 1 माइनस में tn, ये किसके बराबर है, an के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 के लिए भी कर सकते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू के भी कर सकते हैं। फिर ये चेक करना है t1 का वैल्यू आपको दे रखा है कि 3 है। ओके, t20 चेक करना है। t20 कब बनेगा, जब मैं यहाँ पे जैसे a1 लिखूं, a1 का मतलब क्या आ जाएगा ना, a1 का मतलब आ जाएगा t2 माइनस t1, a2 का मतलब कितना आ जाएगा t3 माइनस t2। अगर अपन जोड़ेंगे ऐसे, जोड़ते जोड़ते ऐसे लास्ट में t20 बनेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख सकते हैं ना कि t20 माइनस का t1, ये t20 कब बनेगा, जब n पुट करेंगे अपन n माइनस 1, तो अपन लिख सकते हैं ना समेशन n इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 मतलब कि 19 तक और an, ऐसे लिख सकते हैं अपन। और an आपको आपने निकाल ही लिया तो ये पुट कर दो, तो t20 माइनस t1 कितना 3 इक्वल टू, और ये आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से लेके 19 तक, और an कितना निकाला था बेटा 8n माइनस का 1, ये चीज़ बन के आ गया है ना। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, t20 कितना आ जाएगा ना, t20 आ गया पास में 3 प्लस में 8 इंटू में 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाई में 2 माइनस में 19, तो ये आ जाएगा 4। मेरे ऊपर लिख रखा है t20 आपके पास आएगा 1513, इसको सिंप्लीफाई करने पे 1513, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, तो ये ए ऑप्शन हो गया आपका गलत बेटा। चलिए बी ऑप्शन पे नहीं लेके आपको मैं पहले डायरेक्टली सी पे लेके चलता हूँ, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन हैं बी और डी, तो सी पे चलते हैं। सी में कितना निकाला ना, 30 तक लेके आना है। 30 तक ऐसे कब चलेंगे, जब अपन कितना पुट करेंगे 29, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं t30 माइनस में t1, और यहाँ पे कितना पुट करेगा 30 के लिए 1 से लेके 29 तक an, ये बन के आ गया। तो t30 माइनस का 3, और ये कितना आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 8 इंटू में यहाँ पुट करना है n की जगह कितना आ जाएगा 29, 30 डिवाइडेड बाई में 2 माइनस का 29, 4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो t30 आपके पास में आएगा 3454, और t30 दिया कितना हुआ 3454, ये ऑप्शन सही है बेटा। कैलकुलेशन तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन करते लगे तो फिर वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल पाए। तो ये t आपके पास t30 आ गया। इसके बाद में ना आपको t के अंदर जोड़ना, इसमें तो टर्म्स निकाल लेते हैं कि t20 टर्म कौन सा बनेगा, t30 टर्म कौन सा बनेगा। इसमें क्या है ना 1 से लेके 20 टर्म्स को जोड़ना। तो पहले ना अपन ये चीज तो कर ही सकते हैं कि tn को क्या लिख सकते हैं, tn लिखने का मतलब है, समेशन tn लिखने का मतलब है कि t1 प्लस t2 प्लस t3
ये सब ये सब बन के आएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, T1 प्लस में समेसन एन इक्वल टू 1 से लेके कितना पुट करें ना, n-1 करेंगे तो n बन जाएगा, है ना। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं अपन Tn, और सिंप्लीफाई कर दो, Tn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, ये 3 प्लस में समेसन n इक्वल टू 1 से लेके n-1, और ये 8 इंटू में n माइनस का 1। तो सिंप्लीफाई करो यार, Tn आ गया आपके पास में 3 प्लस में 8 इंटू n-1, है ना, ये आएगा बाई में 2 माइनस में n-1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 4। तो Tn कितना आ जाएगा ना, 3 प्लस में 4n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का n प्लस का 1। तो Tn आ गया आपके पास में बेटा 4n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 4। यही बन रहा है क्या, 4n स्क्वायर, हाँ यही बन रहा है जो अपने पहले लिखा था। ठीक है, ये आपके पास Tn आ गया। अब तो समेसन करना है k इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में तो क्या है ना, समेसन k इक्वल टू 1 से लेके 20 तक Tn। तो ये आ जाएगा 4 इंटू में n स्क्वायर, मतलब n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 कितना 21 इंटू 2n प्लस 1, 2n मतलब 40 इंटू 1, 41 बाई में 6 होता है। ठीक है, माइनस का 5 इंटू 20 इंटू 21 बाई में 2, और प्लस में 4 इंटू में 20। अब यार ये कैलकुलेशन है प्योर, ये आप निकालोगे ना, बी ऑप्शन में लिख रखा है 10501 आएगा, मतलब जो आपको दे रखा ऑप्शन वही ऑप्शन आएगा। मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है, ये आप मतलब प्योरली कैलकुलेशन है बेटा, चेक कर लेना इसको। ठीक है, डी के अंदर क्या है ना, डी में बस क्या पुट करना, 30 पुट करना है। तो वही सब चीज़ है, k इक्वल टू 1 से लेके 30 तक Tn, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ना, 4 इंटू 30 इंटू 31 इंटू 61 बाई का 6, माइनस में 5 इंटू 30 इंटू 31 बाई का 2, प्लस में 4 इंटू 30। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 35615, और यहाँ पे 610 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब बी एंड सी इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा, बी एंड सी अभी जो अपने लिखा है इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यार नेक्स्ट तो ये वाला जो क्वेश्चंस है ना, हवैया उड़ा दी थी, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो लेट P1 P2 भी 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स दिए हुए अपने पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन कैन बी एन एज of some tetrahedron whose 2 faces lies on P1 and P2। ओके, थोड़ा सा ना इसको समझो आप, जैसे ये एक टेट्राहेड्रॉन है अपने पास में। ठीक है, इसके दो जो फेसेस है, मान लो ये जो फेस है ये P1 है, और मान लो ये जो फेस है ये P2 है बेटा, ये फेस P2 दिया हुआ। अब अपन को क्या बोल रखा है कि इन दोनों क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन कैन बी एजेस ऑफ सम टेट्राहेड्रॉन हुज 2 फेसेस, ये दिए हुए। तो एक काम क्या करते हैं ना कि इन दोनों प्लेन को मैं लिखता हूं एक साथ, है ना, प्लस 12z माइनस का 60 इंटू में माइनस का 2x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 20 इक्वल टू 0। ये लॉजिकली ये बोलना चाह रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो जॉइंट इक्वेशन है, इंटरसेक्ट करने के बाद में अगर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, कोई 2 पॉइंट मिलेंगे डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स, तो अपन क्या करता हूं, उनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो मान लो मैंने जनरल पॉइंट के लिए इक्वल टू लैम्डा लिख दिया मैंने, तो इसके लिए जनरल पॉइंट कितना बनेगा ना, ये तो आ जाएगा आपके पास, मान लो पॉइंट P बोल दिया मैंने, ये तो 1 आ जाएगा, ये 0, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ना 5 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करते हैं यार, इसको पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा ना 10 प्लस 15 प्लस में 60 लैम्डा प्लस 12 माइनस का 60 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का 20 लैम्डा और प्लस का 4 माइनस का 20,
इक्वल टू 0 आ गया, ये चीज़ बन के आ गया है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यार, ये 25 और 25 इसमें से गए अगर अपने पास में तो 35 है ना, माइनस के 35 गए तो 33 23, तो 6 लैम्डा माइनस 23 और ये 9, तो यहाँ पे बच गया कितना 7, तो माइनस का 13, तो 20 लैम्डा माइनस का 13। इसका मतलब लैम्डा की दो अलग अलग वैल्यू मिली, एक तो 23/60 और एक 13/20, यही है क्या, हाँ यही है। तो यहाँ पे लैम्डा की दो अलग अलग वैल्यू मिली है, तो इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे तो एक लाइन मिल सकती है, तो ये सही है आंसर आपका, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन देखो आप, बी ऑप्शन के अंदर मैं इसको हटा देता हूँ, बी ऑप्शन चेक करना है मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। तो ये आपके फर्स्ट वाले के लिए आ गया। बी ऑप्शन में इक्वल टू लैम्डा करेंगे बेटा तो क्या पॉइंट आएगा, माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 6 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये पॉइंट आया है ना। पुट कर देते हैं, माइनस का 50 लैम्डा प्लस का 60 प्लस का 30 लैम्डा और प्लस का 36 लैम्डा माइनस का 60, ओके, इनटू में माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया था ना, और यहाँ पे ये था माइनस का 5 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -2 से करेंगे तो 10 लैम्डा माइनस का 12 प्लस का 10 लैम्डा और प्लस का 12 लैम्डा माइनस का 20, ठीक है, ये चीज़ था इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ना, ये 60 से 60 कैंसिल आउट और ये कितना आ जाएगा ना यार, ये लैम्डा के मल्टीपल में कुछ बनेगा, ये 50 इससे गया तो माइनस का 20 माइनस का 16 लैम्डा, सॉरी 66 आ जाएगा ना, तो 16 लैम्डा प्लस का आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा ना, ये आपका 20 32 माइनस 32, ओके, तो लैम्डा -1। तो इसका मतलब लैम्डा की दो वैल्यू मिली, एक तो 0 मिली एक 1 मिली, तो दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है, वो ये भी सही है अपने पास, ये भी लाइन मिलेगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो चेक कर लो आप, एक पॉइंट और चेक कर लेते हैं, है ना। लैम्डा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लैम्डा करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा ना, माइनस का 2 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 4 और 4 लैम्डा। वैसे ना चेक करने से पहले अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या, -2 5 4, सेकंड का देखो -2 5 4, तो ये तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन हो गया। फिर भी मैं अगर चेक करना दिखाऊँ ना तो यहाँ पे चेक कर दो आप, माइनस का 20 लैम्डा और प्लस का 75 लैम्डा प्लस का 60 और प्लस का 48 लैम्डा माइनस का 60 और इनटू में अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, है ना, तो मल्टीप्लाई ढंग से कर लो यार। मल्टीप्लाई किया मैंने इसको -2 तो ये कितना आ जाएगा ना, 4 लैम्डा आ जाएगा और 5 से किया तो 25 लैम्डा प्लस का 20 और प्लस का 16 लैम्डा माइनस का 20। तो ये तो लैम्डा से ये तो कैंसिल आउट, यहाँ भी लैम्डा टर्म्स में बचेगा, यहाँ भी लैम्डा, ओके। ये तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, लैम्डा की दो 0 0 वैल्यू सेम वैल्यू आ गई, ये नहीं होगा, वैसे ही पहले बोला नहीं होगा। इसको और चेक कर दो, इक्वल टू लैम्डा करके, ये लैम्डा होगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4 होगा और 3 लैम्डा होगा। पुट करो यार, है ना, पुट करके चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 10 लैम्डा माइनस का 30 लैम्डा प्लस का 60 प्लस का 36 लैम्डा माइनस का 60। तो यहाँ ओनली लैम्डा की टर्म्स में बचा, मतलब लैम्डा आएगा। ये और चेक कर लो, माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 10 लैम्डा प्लस का 20 और प्लस का 12 लैम्डा और माइनस का 20, ओके। ये भी लैम्डा की टर्म्स में आ रहा है ओनली, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 0, लैम्डा की 2, तो ये भी नहीं हो पाएगा, दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो ए एंड बी इसके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे, नोट डाउन कर सकते हो बेटा। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। Let S be the reflection of a point Q with respect to the plane given by R vector is equal to minus times t plus p into I cap, t
t into j cap 1 plus p into k cap, where t, p are real parameter and I cap, j cap, k cap are the unit vectors along the three position ये दिया हुआ है. If the position vector of q and s is this, okay. पहला चीज तो है ना यार, यहां से अपन ये पता कर लेते हैं कि ये प्लेन किस टाइप का है. आर वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है माइनस टाइम्स टी प्लस पी इंटू आई केफ टी इंटू जे केफ प्लस में 1 प्लस पी इंटू के केफ. यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि टी और पी का कोई भी रियल पैरामीटर अपन पुट कर सकते हैं. तो पहला चीज तो मेरे दिमाग में है, क्यों ना मैं टी और पी को 0 पुट करके चेक करूं तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा. आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएंगे, ये जीरो यहाँ पे कितना आ जाएगा ना, के केप आ जाएगा. ठीक है, टी का वैल्यू 0 पुट कर दो, पी का वैल्यू क्या पुट कर दो ना 0 पुट किया, पी का वैल्यू -1 पुट किया है ना, ये 1 आई के बनाने के लिए. तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, टी का वैल्यू 0 करेंगे तो ये, और पी का वैल्यू -1 पुट किया तो -1 तो ये आई केप आ गया. ये तो 0 ही पुट कर दिया आपने, और p -1 पुट किया तो ये भी 0 आ गया ना, ये आई केप आ गया. ओके, t को अगर मैं 1 पुट करूं और p को अगर मैं -1 पुट करूं है ना, तो भी आपका हो जाएगा ये -1 पुट करने पे और ये 1 पुट. ठीक है, तो t आपने ये पुट किया तो ये तो क्या हो जाएगा ना 1 -1, ये तो 0 आ गया. और ये कितना आ जाएगा ना 1 पुट करने पे आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया ना, j आ गया, और p को पुट किया -1 तो ये आपका 0 बन गया. तो ये बन के आ गया आई केप जे केप के केप. इसका मतलब ये जो प्लेन है किस किस पॉइंट से पास करे, एक तो 0,0,1 से, इसका मतलब 1,0,0 से, इसका मतलब 0,1,0 से. तो तेरा सिंपल सा प्लेन हो गया, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 ये लिख सकते हैं. और अब रिफ्लेक्शन निकालना है तो ये तो आराम से निकाल सकते हो. ये पॉइंट दिया हुआ है 10,15,25, तो ये आ जाएगा ये x माइनस में 10 डिवाइडेड बाई में 1, y माइनस में 20 डिवाइडेड बाई में 1, z माइनस में y माइनस में 15 होगा, सॉरी y माइनस 15 बाई का 1, z माइनस में 20 बाई का 1 इक्वल टू में माइनस का 2 टाइम्स होगा रिफ्लेक्शन के लिए, माइनस का 2 टाइम्स. और यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई में 3 आ जाएगा. यहाँ से वैल्यू निकालेंगे. अच्छा, यहाँ पे तो अल्फा बीटा गामा दी हुआ थी, तो अल्फा बीटा गामा, सॉरी कैलकुलेशन करेंगे ना, मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है. अल्फा का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 58/3, बीटा का वैल्यू ये, गामा का वैल्यू ये. ऑप्शन से कर देना यार, 3 टाइम्स की ये अगर अपन बात करें 3 अल्फा का वैल्यू कितना आ गया ना माइनस का 58, 3 बीटा का वैल्यू कितना आ गया ना माइनस का 43, 3 गामा का वैल्यू कितना आ गया ना माइनस का 28, और 3 टाइम्स मतलब अगर अपन अल्फा बीटा को जोड़े तो 4 8 3 11 1 5 4 9 1 10. ठीक है, बीटा प्लस गामा को अगर हम जोड़े 8 3 11 4 2 6 1 7. ठीक है, गामा प्लस अल्फा को अगर अपन जोड़े, गामा प्लस अल्फा को तो 8 8 16 4 5 2 7 1 8. ठीक है, ये तीनों सही है. तीनों को अगर अपन जोड़े तो 16 19 आ रहा है, नहीं ये तो गलत दिया हुआ है, ये गलत है. तो इसका मतलब ए बी सी आपके इसके फाइनल आंसर्स बेटा आ जाएंगे. इसके क्या आ जाएंगे आंसर्स, ए बी सी फाइनल आंसर्स आ जाएंगे. चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं. अगले वाले क्वेश्चंस में क्या दिया ना, कंसिडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपके पास आ गया. वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x. लेट s बी द फोकस ऑफ द पैराबोला. s इसका फोकस है तो इसका फोकस कितना हो जाएगा ना बेटा 1,0. ठीक है, s फोकस आ गया इसका. ओके, ए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट -2,1. अगर इसका अपन डायरेक्ट्रिक्स देखें तो x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -1. ओके, ये तो -2,1 है. ओके, कोई ना, डायरेक्ट्रिक्स के थोड़ा सा साइड में. डायरेक्ट्रिक्स का क्यों सोचा मैंने, क्योंकि उससे फिर लेंथ ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर हो जाती है. तो परपेंडिकुलर तो नहीं है, अभी एक टेंजेंट कुछ ऐसा है और दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा है.
तो ये तो पॉइंट क्या आ गया ना, ये पॉइंट क्या बोला हुआ ना, P1 बोला हुआ है, ये पॉइंट P2 बोला हुआ है, और दोनों को अगर मैंने S से मिला दिया, ये SP1 आ गया, ये SP2 आ गया। Let Q1, Q2 be points on the lines SP1 and SP2 respectively such that PQ1 is perpendicular to SP1. Okay. ये पॉइंट P था ना, PQ1 इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, एंड PQ2 इज परपेंडिकुलर टू SP2। ओके, ये S पॉइंट था ना, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये Q1 पॉइंट है, ये Q2 पॉइंट है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ओके, चेक करना है। पहले ना एक चीज तो आपको पता रहना चाहिए बेटा, ये टेंजेंट अगर T1, ये इसका स्लोप अगर सॉरी पैरामीटर अगर T1 है और इसका अगर पैरामीटर T2 है, तो इन टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो पैरामीटर होता है ना बेटा, वो डायरेक्टली पॉइंट लिखना सीखते हैं, A T1 T2 और A इंटू में T1 प्लस T2, ये होता है पॉइंट, है ना, डायरेक्टली इससे निकालते हैं अपन। तो कंपेयर कर देते हैं, A का वैल्यू तो 1 दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब T1 T2 कितना आ जाएगा ना, T1 T2 अपने पास आ गया माइनस का 2, और T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा ना, T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा कि ये 1 दिया हुआ है, A का वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ गया। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 है, तो इक्वेशन क्या बना सकते हो अपना, टी स्क्वायर माइनस का t और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा ना, t माइनस का 2 और t प्लस का 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का, हाँ, तो ये t का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो t का वैल्यू अगर 2 यहाँ पे पुट किया तो P1 पॉइंट तो कितना आ गया ना, P1 पॉइंट आ गया, t का वैल्यू 2 पुट करेंगे, a का वैल्यू 1 है, तो at स्क्वायर कोमा 2at मतलब 4,4, और P2 पॉइंट कितना आ जाएगा ना, अगर -1 है तो at स्क्वायर मतलब का 1 -2at मतलब -2, ये P1 P2 पॉइंट आ गए। अब है ना Q1 पॉइंट क्या, इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो पहले मैं इस लाइन को निकाल सकता हूं अगर ये दोनों पॉइंट मालूम है तो लाइन SP1, लाइन SP1 कितना आ जाएगा ना, SP1 का अगर अपन स्लोप देखें तो ये 4,4 है, तो ये तो कितना आ जाएगा ना 4/3, तो y माइनस का 0 इक्वल टू 4/3 x माइनस का 1, ऐसे लिख सकते ना, इस पॉइंट से पास करवा दिया, तो ये कितना आ जाएगा ना 4x माइनस 4 माइनस का 3y इक्वल टू 0, मतलब ये आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट से। मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने पास में अल्फा कोमा बीटा है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, अल्फा प्लस में 2 डिवाइडेड बाई में 4 इक्वल टू में बीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 3 इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर -1 पुट करेंगे, पॉइंट को पुट किया तो माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई में इसमें कितना आ जाएगा ना 25 आ गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा बीटा, तो Q1 Q2 Q1 जो पॉइंट आ रहा है वो ऑलरेडी लिख दिया मैंने, मतलब Q1 जो पॉइंट आएगा ना वो आप सिंप्लीफाई कर देना बेटा, ये 2/5 कोमा में माइनस का 4/5 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे अल्फा का वैल्यू ये आएगा, बीटा का वैल्यू ये आएगा। अल्फा और बीटा को आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अल्फा बीटा हो गया सिंप्लीफाई। अब नेक्स्ट काम अपना क्या बचता है ना कि Q2 निकालना, तो ये पॉइंट P2 कितना आया था ना, ये पॉइंट P2 आया था अपने पास, x का वैल्यू 1 है, यहाँ भी x का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये तो लाइन निकल गई यार, ये तो लाइन क्या आ जाएगा ना, ये लाइन तो आ जाएगा, मतलब SP2 लाइन तो कितना आ गया ना, SP2 लाइन तो आ गया x इक्वल टू 1। ठीक है, परपेंडिकुलर है कौन से पॉइंट से, तो ये y का वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका मतलब Q2 पॉइंट तो निकल गया, क्योंकि ये किस पॉइंट से पास करे परपेंडिकुलर, -2,1 से, तो पॉइंट आ गया 1,1, Q2 पॉइंट निकल गया और Q1 निकल गया, तो अब निकाल लो SQ1, S है मतलब 1,0 और ये 2,5, तो ये कितना आ जाएगा ना यार 2/5
माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा 3/5, तो मतलब 9/25 प्लस में 16/25, तो ये 25/25 मतलब 1 आना चाहिए, लेकिन ये 2 दिया तो ये गलत है। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस अगर अपन फाइंड आउट करेंगे ना, तो Q1 तो अपने पास ये है, Q2 ये तो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे निकालो 2/5 माइनस 1 तो ये माइनस का 3/5 मतलब 9/25 प्लस में माइनस का 4/5 माइनस का 4/5 माइनस का 1 तो माइनस का 9/5 तो माइनस का प्लस का 81/25 तो ये तो कितना आ जाएगा 90/25, तो ये तो कैंसिल आउट कर दो कुछ 9, हाँ सही है, ये वाला सही है 3√90 क्योंकि 90 बनेगा और y5 आएगा, ये सही है। PQ1 निकालना है, P पॉइंट दे रखा आपको 4,4, ओके P पॉइंट ये है -2,1 और Q1 पॉइंट आपने ये लिखा है, तो माइनस प्लस हो जाएगा इस साइड में आगे ना, तो ये कितना आ जाएगा ना 10 12/5 मतलब 144/25, कैलकुलेशन कर रहा हूँ डायरेक्टली बस में, और माइनस का 1 करेंगे ना तो माइनस का 9 मतलब 81/25, तो -9 माइनस का 81/25 तो ये तो कितना आ जाएगा 5 और 8 4 12 2 और ये 225, यहाँ ठीक है, ये तो सही आ रहा है, 9 मतलब 3 आ जाएगा, ये सही है। SQ2 S आपके पास पता है 1,0, Q2 आपके पास पता है 1,1, तो 1,0 और तो ये तो कितना आएगा 1 - 1 0 1 आ रहा है SQ2, ठीक है। S कितना है 1,0 और Q2 कितना है 1,1 है ना, तो ये डिस्टेंस है 1 डिस्टेंस आएगा ये, तो 1 - 1 0 0 - 1 सही, तो SQ2 सही है, तो BCD इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे, BCD इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा। चलिए जी अगले वाले पे चलते हैं क्वेश्चंस पे। इसको कितना नीचे करें ये तो बोले सर क्या क्वेश्चन है यार, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब पूरा बोर्ड भर रहा है मेरा। मोड डिटरमिनेंट दिया हुआ, ठीक है, M के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, G ये दिया हुआ फंक्शन G ऑफ थीटा मतलब F, ओके कहने का मतलब पहले ये चेक करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं पहले तो इस डिटरमिनेंट को चेक करता हूँ यार, तो ये डिटरमिनेंट निकाल लो यार, F ऑफ थीटा के लिए पहले मैंने 1/2 लिखा बाहर, और 1 × कितना आ जाएगा ना, आराम से करते हैं, ये 1 + sin² थीटा 1 + sin² थीटा, फिर माइनस का sin थीटा और ये कितना आ जाएगा ना माइनस का sin थीटा प्लस का sin थीटा, तो 0 आ गया, और प्लस का 1 × में ये sin² थीटा + 1 मतलब 1 + sin² थीटा, इसका मतलब 1 + sin² थीटा 2 टाइम्स या 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये तो आ गया 1 + sin² थीटा, फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट का आंसर ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर है ना यार, ध्यान से देखते हैं अगर आप, बहुत मतलब दिखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, ये तीनों टर्म 0 0 है ना, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। अब है ना इसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या, वो ध्यान से सुनना, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं, cos थीटा + π/4 मैंने खुद से +π/4 किया और -π/4 किया, तो ये क्या बन के आ जाएगा ना, ये आ जाएगा cos ऑफ π/2 प्लस में थीटा - π/4 लिख सकते हैं ना ऐसे, अरे ये π/2 ये थीटा - π/4, अब आप खुद से देखो π/2 प्लस कुछ एंगल है कोस के अंदर, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो पहले तो कोस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, है ना, थीटा - π/4, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब ये किसके बराबर हुआ ना, कहने का मतलब ये कोस ऑफ थीटा + π/4 किसके बराबर हुआ, माइनस टाइम्स साइन ऑफ थीटा - π/4 के, ये दोनों बराबर है, और ये इसके साथ क्या साइन लग गया माइनस, सिमिलरली ये चेक कर दो आप माइनस, तो किस टाइप का मैट्रिक्स बन गया, एक 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसकी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली 0 बोलते हैं अपन, तो ये तो 0 आ गया, इसका मतलब f ऑफ थीटा कितना है अपने पास 1 + sin² थीटा, क्योंकि ये 1/2 पहले ही कर दिया अपन ने, तो g ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, तो g ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास में
एफ ऑफ थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा मोड साइन थीटा। एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो बाहर आ जाएगा प्लस का मोड कोस थीटा। ओके, ये तो बहुत इजी बन गया, ये बन के आ गया। ठीक है, अब px भी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज रूट्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जी थीटा। अच्छा, जी थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। मैक्सिमम तो कितना हो सकता है ना, मैक्सिमम तो हो सकता है इसका बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मतलब √2 आ सकता है ना। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बनेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम के लिए कितना बोल सकते हैं, मोड लगा हुआ है ना, तो ये वैल्यू अगर 0 तो ये 1 पक्का होगा, या फिर ये 0 तो ये 1 होगा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो 1 होगा, 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, मोड लिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मतलब px क्या बन के आ गया, px एक ऐसा 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब अपन को 2 डिग्री पोलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं मालूम, तो मैंने उसको मान लिया k, और x माइनस एक रूट तो आ जाएगा 1, दूसरा रूट आ जाएगा x माइनस √2। अब k का वैल्यू निकालने के लिए लोगों ने p ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा ना, k टाइम्स 2 माइनस 1 मतलब 1, और 2 माइनस √2 का वैल्यू कितना दिया, 2 माइनस √2 ही दिया। इसका तो साफ हो गया, k का वैल्यू 1 आ गया, k का वैल्यू 1 आ गया, तो p ऑफ x कितना आ गया ना, x माइनस 1 x माइनस √2। अब तो बस वैल्यू चेक करनी है यार, 3 प्लस √2 बाई 4 पुट करके चेक करना है कि क्या आएगा। और है ना, इनइक्वलिटी अगर अपन देखें, इक्वालिटी का है x माइनस 1/2 पे वैल्यू क्या होगा, ये ऐसे आ गया, ये रूट एक रूट 1 आ गया, एक रूट √2 आ गया, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो चेक करना वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव है। 3 प्लस √2 कितना होता है, 1.4, तो 4.14 बाई का 4, ये तो कितना आ जाएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग पे तो ये क्या रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा। सही है। 1 प्लस 3 √2, तो √2 1.4 है ना, 1.4 इंटू 3 मतलब 4.2 प्लस 1 करेंगे 5.2 बाई में 4 करना है, तो ये तो कितना आ जाएगा ना, 52। 1 पॉइंट में एक बच गया 12, 1.3, और ये तो कितना आ जाएगा, √2 कितना होता है ना, 1.14, उससे बड़ा आ रहा है। कितना आ गया यार, 1.414 होता है ना, 1.414, तो ये भी तो बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है मतलब नेगेटिव होगा, तो ये गलत हो गया। 5 √2 5 1.4 इंटू 7 माइनस 1 मतलब 6, 6/4 मतलब 1.5, 1.5 आ गया बाहर, इसका मतलब पॉजिटिव, ये सही है। ओके बड़ा ऊपर करता हूँ मैं, एक मिनट, अरे अरे अरे, हाँ ये लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 5 माइनस √2 5 माइनस 1.4 बाई का 4, 1.4 माइनस करेंगे तो 3.6/4 0.9, ये तो इससे भी छोटा हो गया, 1 से भी, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव दिया गलत, तो ए एंड सी आ जाएगा। ए एंड सी इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा, जो कि नोट कर सकते हैं आराम से। हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं जेईई एडवांस 2022 के पेपर 1 के मैच लिस्टिंग टाइप क्वेश्चंस। तो हम दोनों चीज़ें सीखेंगे बेटा, हम फास्ट सॉल्विंग कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को वो भी सीखेंगे, और एक्चुअल कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है वो भी हम देखेंगे। तो बेटा फास्ट सॉल्विंग के लिए हम क्या करते हैं, आप पाओगे कि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब मान लो कि 1 और 2 के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना वो भी यूनिक ही है, तो मैं खाली पहले 2 पार्ट कर दूँ तो भी मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फास्ट सॉल्व करके अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप आंसर मार के आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि पहला पार्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 1/√2 cos x, है ना, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos a cos b प्लस sin a sin b, जो कहते हैं cos ऑफ a माइनस b, यहाँ पे दूसरे वाले एंगल को आप π/4 लिख सकते हो, तो cos ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू, ये हो गया cos ऑफ π/4, और इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/4। ठीक है, अब आप इस π/4 को राइट हैंड साइड में जाके लिख दो तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू
2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ठीक है, प्लस में पाई बाई 4। अब आपको माइनस 2π/3 से 2π/3 के बीच में पर्टिकुलर सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करके देखो, ठीक है। तो लेट अस से मैंने n की वैल्यू पुट करी 0, और एक बार ये π/4 पुट किया तो ये हो गया x इक्वल्स टू π/4 प्लस π/4 π/2, ठीक है। और अगर मैंने इसको माइनस π/4 ले लिया तो एक और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0, ठीक है। x इक्वल्स टू π/4 प्लस π/4 एक्चुअली π/2 हुआ, तो एक तो हो गया π/2 और एक आया मेरे पास x इक्वल्स टू 0, ठीक है। देख लो जरा दोनों सेटिस्फाई करे क्या। 0 रखने पर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और π/2 रखने पर ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये आपने जब n इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आया, ठीक है। क्या n की और किसी वैल्यू के लिए कोई सोल्यूशन आ रहा है? n के लिए आप 1 पुट करोगे तो 2n पाई माइनस π/4 होता है 7π/4, जो कि इस 2π/3 को एक्सीड कर जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। और n के लिए आप अगर -1 पुट करोगे तो ये -2π प्लस π/4 ये -7π/4 हो जाएगा, ये भी -2π/3 के पीछे चला जाएगा। तो मुझे यहाँ से 2 ही सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत हो गए, पहले का है सीधा सीधा बी। चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कि tan 3x इक्वल्स टू 1/√3, तो इसके जनरल सॉल्यूशन होंगे tx इक्वल्स टू n पाई प्लस, सिंस ये tan थीटा है, n पाई प्लस π/6। अब है ना, अगर आप इसको डिवाइड बाई 3 करोगे तो सर दर्द होगा। इससे बेटर तरीका मैं बताता हूँ। अगर x माइनस 5π/18 से 5π/18 है तो 3x देखो कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करेगा, है ना। तो यहाँ से आप पाओगे कि 3x जो है वो वेरी करेगा -5π/6 से लेके 5π/6 के बीच में। अब इसमें देख लो कि tan 3x के जो 1/√3 कब कब हो रही है, तो एक तो π/6 पे होती है, फिर आप उसमें पाई ऐड करोगे तो 7π/6 इस इंटरवल के बाहर चला गया, बात नहीं बनेगी। अगर आप पाई सब्ट्रैक्ट करो तो -5π/6, तो 2 वैल्यूज आएगी 3x की मेरे पास, कि 3x इज इक्वल्स टू π/6 और -5π/6। तो यहाँ से डिवाइड बाई 3 करोगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएगी। अगेन मेरे पास x की 2 वैल्यूज आई, इसका भी p, और फर्स्ट p सेकंड p ये खाली सेकंड ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर तो यही हो गया। 2 मिनट में आपने दोनों इक्वेशन सॉल्व करी, आंसर मार्क किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम फुल सॉल्व करना भी सीखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है ना। एग्जाम टाइम के लिए इजी क्वेश्चन था, आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज इजी। चलो पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 में ये भी डायरेक्ट इक्वेशन है कि cos 2x इक्वल्स टू √3/2। इसके जनरल सोल्यूशन हो जाएंगे 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। अब अगेन अगर x माइनस 6π/5 से 6π/5 के बीच में है, ठीक है। बाय द वे ये देख लो क्या हो गया, x इक्वल्स टू हो गया n पाई प्लस माइनस π/12। तो n की कौन कौन सी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग कितने कितने सॉल्यूशंस आएंगे। n आपने 0 पुट कर दिया तो एक आएगा प्लस माइनस π/12, जो कि डेफिनेटली इस रेंज में है, ठीक है। n के लिए आपने 1 पुट किया तो क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे, एक का आएगा पाई माइनस π/12 और एक आएगा पाई प्लस π/12। ये हो जाएगा 11π/12 और ये हो जाएगा 13π/12। आप पाओगे दोनों के दोनों इसके अंदर हैं, ठीक है। तो अगेन ये दोनों सोल्यूशन भी वैलिड होंगे, और वही अगर आपने n के लिए -1 पुट कर दी तो सोल्यूशन आ जाएंगे -π प्लस π/12 एंड -π माइनस π/12, ये भी इसके अंदर होंगे। ये जो एक एक्सट्रीम वाला सोल्यूशन है इसको मैं कंपेयर भी करके दिखा देता हूँ कि इस इंटरवल के अंदर कैसे हैं। एक तो वैल्यू है आपके 6π/5 और एक वैल्यू है आपकी 13 + 1 13 12 + 1 13π/12। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम है 60, तो इन दोनों को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इंटू 60 किया दोनों को तो क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा 12 × 72 72π, और इसको किया तो ये कितना बनेगा 12 × 5 60 13 × 5 65 65π। कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, तो इन दोनों भी ये बड़ा हुआ। मतलब ये जो वैल्यू है ये इसी इंटरवल के अंदर आ रही है। ये हो गया कंपेयर करने का तरीका। तो कितनी वैल्यूज आई बेटा, 6 वैल्यूज आई है ना, 1 2 3 4 और 5 6 है ना। तो इसके 6 सॉल्यूशन से देख सकते हो ये भी कंफर्म हो रहा है। और फाइनली sin x माइनस cos x इक्वल्स टू 1। इसको बिल्कुल आप पहले वाले क्वेश्चन जैसे कर सकते हो, 1/√2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा
1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x इक्वल्स टू 1। इसको आप लिख सकते हो sin ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू sin π/4, है ना। तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n टाइम्स π/4, और इस π/4 को भी राइट में ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस का π/4। अब आप n के डिफरेंट वैल्यूज पुट किए जाओ। n की वैल्यू 0, ठीक है, पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, n के लिए 0 पुट करने पर x की वैल्यू आ गई π/4 प्लस π/4 यानी कि π/2, जो कि इस इंटरवल में है बिल्कुल। n की वैल्यू 1 पुट करो तो हो गया पाई माइनस π/4 प्लस π/4, तो वैल्यू आ गई पाई। देख भी सकते हो पाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। cos पाई -1 होता है और sin पाई 0 होता है, माइनस ऑफ -1 1 हो गया, ठीक है। ये 1 पुट करने पर x की वैल्यू पाई आ गई। n की वैल्यू -1 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा माइनस पाई, ठीक है, ये हो गया माइनस π/4 और प्लस π/4, तो एक्चुअली माइनस पाई आ गया, ठीक है। चलो n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करने पर कितना आया 2 पाई प्लस π/4 प्लस π/4, है ना। 2 पाई प्लस π/4 प्लस π/4 कितना हो गया भाई, π/4 और π/4 तो π/2, और उसमें 2 पाई ऐड कर दोगे तो ये तो 2 पाई से बड़ा चला गया ना। 2 पाई से बड़ा तो नहीं चलेगा, ठीक है, 2 पाई से बड़ा नहीं चलेगा, तो इसकी कितनी वैल्यूज आ रही है, एक बार और -2 भी पुट करके देख लेते हैं ना। -2 पुट के देखिए तो इसके लिए जो वैल्यू आई वो इंटरवल के बाहर आ गई, है ना। फाइनली -2 पुट किया तो ये बनेगा क्या, -2 पाई प्लस π/2, जो कि हो जाएगा -3 π/2, और -3 π/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो तीसरी 1 2 3 वैल्यूज आ चुकी है, एक और वैल्यू आ जाएगी -3 π/2। तो कितनी वैल्यूज हो गई, 4 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 डाइस, मतलब 2 लोग हैं, वो एक डाइस को थ्रो करते हैं एंड एक, आप इसको पेयर ऑफ डाइस की तरह से एज्यूम कर सकते हो। नो, पेयर ऑफ डाइस में 3 बातें हो सकती है, या तो x इक्वल्स टू y हो सकता है, या फिर x ग्रेटर देन y हो सकता है, या फिर x लेस देन y हो सकता है, ठीक है। अब टोटल 36 आउटकम्स है ना, x और y के पेयर्स के। उसमें से x इक्वल्स टू y वाले कौन से हैं, 6 आउटकम्स है। कौन कौन से, x इक्वल्स टू y वाले 6 आउटकम्स है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वेगली लिखा हुआ है कि 6 के 6 में नंबर अलग अलग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। वो 1 2 3 4 5 6 हो या 5 10 15 20 25 30 हो, जो भी हो, 6 डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो 36 में से 6 तो हो गए x इक्वल्स टू y, बचे हुए 30 है। इन दोनों में सिमेट्री है, जितने x ग्रेटर देन y वाले होंगे उतने ही x लेस देन y वाले होंगे, ठीक है। तो बचे हुए 30 है वो 15 15 हो जाएंगे, ये 15 होंगे और ये 15 होंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर गेम में, ठीक है, या रोल ऑफ डाई में x इक्वल्स टू y, p ऑफ x इक्वल्स टू y कितना होगा 6/36। इसको चाहे आप 1/6 लिख लो। p ऑफ x ग्रेटर देन y कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 15/36 यानी कि 5/12 हो गया, और यही p x लेस देन y होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का नंबर इक्वल है। अब ये तो हो गया टाई होने की कंडीशन, तो मैं इसको बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइंग इज 1/6। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए चाहे तो आप इसको 2/12 बोल दो, उधर क्या 5/12 है ना, तो 1/6 को मैं बोल देता हूँ 2/12। प्रोबेबिलिटी की x विंस, है ना, प्रोबेबिलिटी की x विंस x ग्रेटर देन y, या फिर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बोल देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन जो है वो है 5/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी 5/12 है। अब देखो पहले ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शन है ना, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2 सब में आर है, तो ये तो पक्का है कि 2r ही होगा, ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कंफर्म कर लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट नहीं है। आपने ऑप्शंस में देखा चारों में r है, तो ये तो r ही होगा। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को सीधे कैसे कर देता कि x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y2 है, उसमें x2 ग्रेटर देन y2 तो दिया हुआ है, x2 इक्वल्स टू y2 की प्रोबेबिलिटी और ऐड कर लेता, ठीक है। पहले मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ कि x2, 2 गेम्स आप खेले और 2 में ओवरऑल x के नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, इक्वल भी नहीं है, स्ट्रिक्टली ज़्यादा है, तो वो कैसे कैसे हो सकता है।
कि प्लेयर 1 है और प्लेयर 2 है, या तो ये दोनों गेम जीत जाए तो ये दोनों गेम हार रहा होगा, विन विन लॉस लॉस, या फिर ये एक गेम जीत जाए और एक गेम टाई हो जाए, और इस केस में एक गेम लूज हो रहा होगा, टाई हो रहा होगा तो दोनों के लिए टाई हो रहा होगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/12 इंटू 5/12। किसी एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से निकालो क्योंकि दूसरा तो ऑटोमेटिकली आ ही गया आउटकम, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। या फिर पहला, अब जीत कौन सा रहा है, पहला कि दूसरा, उसके लिए आपको 2C1 करना पड़ेगा इंटू विन की प्रोबेबिलिटी 5/12 एंड टाई की प्रोबेबिलिटी 2/12। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 25 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 25 45/144, तो ये आ गया 9×5 45 और 16 नमक 144, 5/16। ये मैंने प्रूव भी करके बता दिया। ये है P ऑफ x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y2। अब मैं P ऑफ x2 स्ट्रिक्टली इक्वल टू y2 के बराबर करके बताता हूँ, है ना। राइट, नेक्स्ट मैं करके बताता हूँ आपको, ये y है एक्चुअली, ठीक है, x2 ग्रेटर देन y2, P ऑफ x2 इक्वल टू y2 अगर करोगे तो वो कितनी निकल के आएगी। तो मैं फिर से प्लेयर 1 प्लेयर 2 के कॉम्बिनेशंस बना देता हूँ भाई, या तो एक विन एक लॉस हो जाए तो इसका एक लॉस एक विन होगा, इस केस में दोनों के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, है ना, 5 पॉइंट्स इसके 5 पॉइंट इसके, इस केस में दोनों के इसके 10 पॉइंट इसके 0 पॉइंट, इस केस में इसके 5 और 7 पॉइंट इसके 2 पॉइंट, है ना, इसमें दोनों के 5 पॉइंट, या फिर दोनों गेम टाई हो जाए, दोनों गेम टाई हो जाए तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक विन एक लॉस है तो कौन सा विन है उसके लिए 2C1 करना पड़ेगा इंटू 5/12, और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी भी 5/12 है, और दोनों टाई हो गए तो 2/12 इंटू 2/12। तो ये कितना आ गया, 25 25 में 50 50 और 4 54/144, तो ये हो गया 6/16, और दोनों को ऐड कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगी P ऑफ x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2, है ना, कॉमन सेंस मैथमेटिक्स। डिनोमिनेटर जो है दोनों का 16 है, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 5/16 प्लस 6/16 यानी कि 11/16। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। तो देखो QR मतलब COD तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। चलो थर्ड और फोर्थ में कौन से कैलकुलेट करें। अब आप फिर से ऑप्शन पे आ जाओ, इसमें थर्ड तो दोनों ऑप्शन में ही T है, तो कंफर्म हो गया कि थर्ड का T है ना, x3 = y3। तो बच्चा अब आपको फोर्थ कैलकुलेट करना, बिकॉज वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है अब इन दोनों ऑप्शंस में। तो मैं सीधे ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाता हूँ, और x3 = y3 के क्या क्या केसेस है वो मैं आपको अलग से साइड में लिख लेता हूँ, आप खुद से प्रोबेबिलिटी निकाल के वेरीफाई कर लेना। x3 = y3 में प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो आपके ये होंगे, ठीक है, कि दोनों के पॉइंट्स इक्वल है 3 गेम्स के बाद। तो ऐसा तभी हो सकता है या तो तीनों टाई हो जाए, टाई टाई टाई, तो इसके लिए भी टाई 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 हो रहा होगा। और कोई पॉसिबिलिटी, भाई एक विन तो एक लूज तो एक टाई, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, लूज विन और टाई, इस केस में दोनों के पॉइंट्स बराबर होंगे। जैसे अगर ये कोई भी एक 2 गेम जीत लेता है तो फिर पॉसिबल नहीं है, तो 2 गेम कोई भी नहीं जीत पाएगा, 2 गेम या 3 गेम, तो यही 2 पॉसिबिलिटीज आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, कंफर्म करने के लिए, आपको करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी कंफर्म करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा तीनों टाई होने की प्रोबेबिलिटी 2/12 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3C1 इंटू 2C1, 3 में से कौन सा एक जीता, 3C1, बचे हुए 2 में से कौन सा एक हारा, उसके लिए 2C1, एंड बचा अब इनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12 इंटू 5/12 इंटू 2/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी सॉरी ये तो हो गया 8, ठीक है ना। क्यों ना हम इस 8 से मल्टीप्लाई मतलब 8 को कट करके लिखते हैं ना, 8 को कट करके लिखोगे तो कितना बच जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2/12, 1/6 का होल क्यूब बच जाएगा 1/216, और यहाँ पे आप 4 से ही कैंसिल कर पाओगे तो ये बचेगा 75/216 का डबल होता है 432, एलसीएम लोगे तो 432 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 2 + 75 हो जाएगा 77, 77/432। तो ये हमने वेरीफाई किया, ये करेक्ट था। आंसर निकालने के लिए आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट x3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y3, तो हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं और आपको
x3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y3 चाहिए, तो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के कॉम्बिनेशन अपन लिख लेते हैं, ठीक है। या तो ये तीनों गेम्स जीत जाए, तो ये तीनों गेम्स हार जाए, तो ऑफ कोर्स इसके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है 15, इसके पॉइंट्स 0। या फिर ये 2 मैच जीत जाए और 1 हार जाए, तब भी इसके 10 होंगे और इसके 5 होंगे, तो ये जीत रहा होगा। या फिर इसके 2 जीत जाए और 1 टाई हो जाए, इस केस में ये लूज टाई चल रहा होगा, इसके पॉइंट हो गए 12, इसके पॉइंट हो गए 2। और एक गेम जीते और 2 टाई हो जाए तो वो भी चलेगा, इस केस में लूज टाई, तो इसके पॉइंट हो गए 5 और 4 9, इसके पॉइंट हो गए 2 और 2 2 4। इन चारों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करोगे आप, तो क्या बनेगा, खाली प्लेयर 1 के रेस्पेक्ट में कर लो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास P ऑफ x3 ग्रेटर देन y3 इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगी आपकी 5/12 का होल क्यूब प्लस 3c1 इंटू 5/12 का होल स्क्वायर इंटू 5/12, है ना। 3 में से 2 विन और 1 लॉस, हर एक की प्रोबेबिलिटी 5/12। 3c1 इंटू 2 विन 5/12 का होल स्क्वायर और 1 टाई की प्रोबेबिलिटी 2/12 है, आपको पता है। एंड फाइनली 1 विन और 2 टाई, इसके लिए आप करोगे 3c1 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 3c1 इंटू 5/12 इंटू 2 टाई यानी 2/12 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 355/864 आ जाएगा, ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है। ये एस वाला कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप चारों पार्ट करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, मे बी 4 to 5 मिनट्स, बट आपको चारों पार्ट करनी नहीं थी, आपको सेकंड भी नहीं करना था, और सेकंड जैसे ही आपने कर लिया, फर्स्ट जैसे ही आपने कर लिया, तो फिर आपको थर्ड भी नहीं करना था, आपको फोर्थ करना था, और सेकंड फोर्थ 2 ही करने थे, 2 करने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मीडियम डिफिकल्टी का था। ये जो केस है ना विन एंड लॉसेस के, ये बनाने में हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर दो। चलो आगे देखते हैं। तो ये जो तीसरा मैच लिस्टिंग है, यानी ओवरऑल जो 17th क्वेश्चन है, इसमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बने है ना। अब अगर पी क्यू आर जो है वो एच पी में है, तो व्हाट कैन आई से अबाउट 1/p, 1/q एंड 1/r, दे विल बी इन ए पी, ठीक है। अब ए पी का 10th टर्म है, तो इसको मैं मान लेता हूँ a + 9d, इसको मैं मान लेता हूँ a + 99d, और इसको मैं मान लेता हूँ 1/r को a + 999d, क्योंकि ये 10th 100th एंड 1000th टर्म है। एक और मैं क्या करता हूँ, तीसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें से अगर मैं p q r कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1/p टाइम्स x प्लस 1/q टाइम्स y प्लस 1/r टाइम्स z इक्वल्स टू 0 बचेगा। और इसको फिर आप हटा दो, और सिंस पी क्यू आर एच पी में है तो इनमें से कोई भी 0 नहीं हो सकता, तो इसको हम एनीवेज एलिमिनेट कर सकते हैं। और अब 1/p 1/q और 1/q को मैं इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो डेल्टा क्या बन जाएगा मेरा, डेल्टा बन जाएगा मेरा 1 1 1 10 100 1000, और ये बन जाएगा a + 9d, ये बन जाएगा a + 99d, और ये बन जाएगा a + 999d। ये डेल्टा 0 है, ठीक है। इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ r3 की जगह r3 - a टाइम्स r1 - d टाइम्स r2, तो तीसरी रो क्या बन जाएगी, पहली रो एज इट इज़ 1 1 1, दूसरी रो 10 100 1000, तीसरी रो में क्या आ जाएगा, यहाँ पे -d बचेगा, यहाँ पे -d बचेगा, यहाँ पे भी -d बचेगा। अब आप देख रहे हो कि पहली और तीसरी रो प्रोपोर्शनल है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू आ गई 0। तो पूरा का पूरा दारोमदार किस पे है, डेल्टा 0 है तो यूनिक सोल्यूशन तो हो नहीं सकता। और आप पाओगे कि लिस्ट 2 में कहीं भी यूनिक सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, या तो नो सोल्यूशन दिया हुआ है, या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन दिया हुआ है, या एटलीस्ट 1 सोल्यूशन दिया हुआ है। अब आप पाओगे कि ये जो एटलीस्ट 1 सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, ये दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं। अब मुझे क्या देखना चाहिए, नेक्स्ट मुझे देखना चाहिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो मैं डेल्टा 1 की बात कर लेता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो पहला कॉलम है, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे। सबसे पहले तो पहला कॉलम क्या था, ये था
1 पहले कॉलम को मैं 100 से रिप्लेस कर दूंगा, राइट हैंड साइड में है 100, दूसरे तीसरे कॉलम का एज इट इज रहने देता हूँ 100, 1000, और मैं रादर देन राइटिंग दिस मैं यही लिख सकता हूँ 1/q और 1/r। ये जीरो कौन सी वैल्यूज के लिए हो रहा है एक बार मैं ये देख लेता हूँ। तो आपको पहले कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना, ये हो जाएगा 100/r इज इक्वल्स टू 1000/q, तो यहाँ से आ जाएगा q इक्वल्स टू 10r। ठीक है, ऐसे ही आप डेल्टा 2 की वैल्यू निकालोगे। डेल्टा 2 क्या बनेगा, इसमें आप दूसरे कॉलम को 10 से रिप्लेस कर दोगे। पहला कॉलम 1 10 1/p और ये 1000 1/r आ जाएगा। दूसरे कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके जीरो करोगे तो आ जाएगा 10/r इज इक्वल्स टू, इसको आप जीरो करोगे डेल्टा 2 को जीरो, तो 10/r इज इक्वल्स टू 1000/p, यानी कि p इक्वल्स टू क्या आ गया, p इक्वल्स टू आ गया 100r। और फाइनली डेल्टा 3 को अगर आप जीरो करोगे तो ये आ जाएगा 100 110 1/p 100 1/q इक्वल्स टू जीरो करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास बेसिकली q इक्वल्स टू 10p। ठीक है, अब सोचो कि इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया। इमेजिन इफ, राइट, क्योंकि डेल्टा जीरो है इफ एटलीस्ट वन ऑफ q is not equals to 10r और q is not equals to, सो यहाँ पे क्या था, q equals to 10r था, यहाँ पे क्या था एक्चुअली 1/p 1/q, यहाँ पे क्या था 1/q 1/r। ठीक है, तो 100/r, यहाँ पे q equals to 10r, राइट, q equals to 10r, तो यहाँ पे भी 1/p 1/q 1/r है ना। r इज इक्वल्स टू 10q, r इक्वल्स टू 10q आना चाहिए था, ना कि q इक्वल्स टू 10r। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए था r इक्वल्स टू 10q या फिर q इक्वल्स टू 10p, या फिर यहाँ से आना चाहिए था p इक्वल्स टू 100r। दिस इज फाइन है ना, ये हो जाएगा 10/r और p इक्वल्स टू 100r और r इक्वल्स टू 100p, यहाँ से आना चाहिए था r इक्वल्स टू 100p। ऑलराइट, r इक्वल्स टू 100p 10/r। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10/q इक्वल्स टू दिस, सो p इक्वल्स टू, एक बार इन तीनों को हम रीराइट कर लेते हैं आराम से। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से करेंगे। तो 10/r इज इक्वल्स टू 1000/p, तो यहाँ से आ गया p इक्वल्स टू 100r। यहाँ से क्या बना 10/q इक्वल्स टू 100/p, तो यहाँ से बना p इक्वल्स टू 10q। ठीक है, यहाँ से p इक्वल्स टू 100r और यहाँ से क्या बना था, यहाँ से बना था q इक्वल्स टू 10r। कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो या तो q इज नॉट इक्वल्स टू 10r हो, या फिर p इज नॉट इक्वल्स टू 100r हो, या फिर p इज नॉट इक्वल्स टू 10q हो। इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ हो गई तो क्या होगा, या फिर उसको आप ऐसे सकते हो p/r इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो फिर नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो फिर सीधा सीधा नो सोल्यूशन आ जाएगा। और कौन कौन से ऑप्शन में ऐसा है, p/r इज नॉट इक्वल्स टू 100 तो नो सोल्यूशन, p/q इज नॉट इक्वल्स टू 10 तो भी नो सोल्यूशन। अब देख लो सेकंड और थर्ड में s कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में भी s और थर्ड में भी s, खाली एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। खेल खत्म, खेल खत्म, मुझे बाकी पहला और चौथा सॉल्व करने की ही ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें पहले में देख लो, पहले में क्या दिया हुआ है q, कि इसका वन ऑफ द सॉल्यूशंस ये है। ये होते हैं ना इन्फिनिट सॉल्यूशन आ रहे होंगे, और ये जो फोर्थ वाला है इसका r, इसके भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे होंगे। और q इक्वल्स टू 10r रखने पर बेसिकली इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के बाद भी सॉल्यूशन कौन सा है वो कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। z को आप अल्फा मान लेते हो और xy को अल्फा के टर्म में लिख देते हो, आपके पास इन्फिनिट पेयर्स आ जाते हैं। उनमें से कोई एक पेयर ऑप्शन p या q में है कि नहीं वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली बच्चों ये एक हाइपरबोला का क्वेश्चन है ना। डायग्राम बना लेते हैं, हाइपरबोला नहीं सॉरी इलिप्स का। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मान लो,
और ये आपका कोई एलिप्स है, इसके a है 2, b है √3, ठीक है, और अल्फा जो है वो 0 से 2 के बीच में कोई वर्टिकल लाइन है ना, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन, और h जो है वो अल्फा कॉमा 0 कोई पॉइंट है। तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इससे y एक्सिस के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन है, और ये x एक्सिस पे जहाँ पे कट करी वो वाला पॉइंट आपका h है। दिस पॉइंट इज h विच इज अल्फा कॉमा 0। अब क्या बोला गया है, ये एलिप्स को और इसके ऑक्सिलरी सर्कल को, मैं ज़रा एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। वो कौन सा सर्कल होता है, वो सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो सेम एज मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स हो, ठीक है, लगभग ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इनको क्या क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है E और इसको नाम दिया है F, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, in the first quadrant the tangent to the ellipse at point E intersects x axis at point G। इस पे टेंजेंट हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। वो मान लो कि इसको कहाँ पे कट कर रही है, इसको कट कर रही है G पे, दिस पॉइंट इज G। तो आपको करना क्या है, सपोज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग F एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल फाई विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और आपको अगर डेफिनेशन पता हो तो इसी को अपन एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। F को ओरिजिन से मिलाने वाला जो एंगल है फाई, दिस इज नथिंग बट एसेंट्रिक एंगल। अगर ये एंगल फाई है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिप्स पे पॉइंट होगा उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a। अच्छा, यहाँ पे हम फाई लेके चल रहे तो सब जगह हम फाई लिख देते हैं, ये हो गया फाई, ये भी हो गया फाई। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a cos फाई कॉमा b sin फाई होगा, ठीक है, एलिप्स का करस्पॉन्डिंग पॉइंट। अब इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी x cos फाई अपॉन a प्लस y sin फाई अपॉन b इक्वल्स टू 1, और अल्फा को मैं बोल देता हूँ a cos फाई, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या क्या चाहिए, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, y बराबर 0 पुट कर दोगे तो x आ जाएगा a अपॉन cos फाई। आई थिंक आई हैव ऑल द रेसिपी फॉर फाइंडिंग द डिजायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का एरिया की बात कर रहे हैं, चारों ऑप्शन में FGH 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 की बात कर रहे हैं। तो मैं FGH को अलग से हाईलाइट कर लेता हूँ, F H एंड G। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका बेस तो क्या है, ये HG बेस है, ठीक है। इस G का कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड आउट कर ही लिया, a अपॉन cos फाई कॉमा 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a cos फाई कॉमा 0, और f की हाइट क्या है, f की हाइट है a sin फाई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एरिया इजीली आ जाएगा कि जो डेल्टा है उसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, a अपॉन cos फाई माइनस a cos फाई, इंटू हाइट कितना है, हाइट है a sin फाई, ठीक है। a स्क्वायर जरा कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ a स्क्वायर टाइम्स, इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर जाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में कॉस फाई इंटू साइन फाई। अब साइन फाई अपॉन कॉस फाई को चाहे तो आप टेन फाई लिख दो, और इसको आप लिख दो साइन स्क्वायर फाई, तो एरिया हो गया। और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बाय द वे, a 2 है तो a स्क्वायर है 4/2 हो गया 2, तो एरिया आ गया मेरे पास 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू टेन फाई। डेल्टा एज ए फंक्शन ऑफ फाई ये आ गया। अब आप एक एक करके ऑप्शन में वैल्यू पुट करते जाओ कि डेल्टा ऑफ π/4 कितना आएगा, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 हो जाएगा 1/2 इंटू 1, तो ये हो गया 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। Q ये इन दोनों में है तो A और B वैसे ही गलत हो गए। सेकंड की बात करें तो डेल्टा ऑफ π/3 ये कितना होगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर π/3 हो जाएगा 3/4, और tan ऑफ π/3 कितना हो जाएगा √3, तो ये हो गया 3√3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि है ऑप्शन नंबर 3√3/2 है ऑप्शन नंबर टी। और ये खाली आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी थर्ड और फोर्थ में आंसर पुट करके देख लेना, तो यही वैल्यूज एस और पी आ जाएगी।